अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी जो स्टडीज़ हैं वो बहुत ही अच्छी जा रही होंगी। आज इस सिंगल वन शॉट वीडियो के अंदर हम फोर्थ जो यूनिट है 10 क्लास केमिस्ट्री का विच इज़ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको हम कम्प्लीटली यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे के सारे इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद कवर हो जाएंगे। और ये जो आप हैंड रिटन नोट्स देख रहे हैं कलरफुल, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। सो हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के अंदर जो स्टार्टिंग के अंदर सबसे पहली चीज आती है वो क्वेश्चन से स्टार्ट करता है इस चैप्टर को। और क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स, कि जो एटम्स हैं वो क्यों केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। अब केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि केमिकल बॉन्ड एक्चुअली होता क्या है। और इसी चैप्टर के अंदर हम केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, इनकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, ये सारी चीज़ें हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा पहले मैं आपको बता देता हूँ, केमिकल बॉन्ड हम कहते हैं कि ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स जो कि दो एटम्स को आपस में होल्ड रखने में काम आए, उस अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है कि आपके सामने एक मैंने एटम ए लिया है, दूसरा एटम बी लिया है। अब इन दोनों एटम्स को जो फोर्स आपस में बाउंड रखती है, एक दूसरे के साथ मिलाकर रखती है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। अब ये केमिकल बॉन्ड जो है डिफरेंट टाइप्स के हैं। जैसे आयनिक बॉन्ड आप लोग पढ़ोगे इसी चैप्टर के अंदर, फिर कोवलेंट बॉन्ड पढ़ोगे इस चैप्टर के अंदर, फिर डेटिव बॉन्ड पढ़ोगे जिसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, और लास्ट के अंदर फिर हम मेटालिक बॉन्ड भी पढ़ेंगे, ठीक है, जिनको हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर भी इन तमाम बॉन्ड्स को हम लाते हैं। सो ये खैर सारी चीज़ें हम जो है आगे चलकर चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो आपको समझ आ गई कि केमिकल बॉन्ड क्यों है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ये एटम्स जो हैं आपस में केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन क्यों करते हैं, एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन क्यों करते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है, आप जानते हैं कि कोई भी जो सिस्टम यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करता है उसकी ये टेंडेंसी होती है, वो ये चाहता है कि वो अपनी एनर्जी को क्या करे, लोअर कर दे, अपनी एनर्जी को कम करे। और अपनी एनर्जी को क्यों कम करे, ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर सके। आप जानते हैं कि कोई भी चीज जो यूनिवर्स के अंदर अनस्टेबल होती है, उसकी अनस्टेबिलिटी की वजह क्या होती है, उसके अंदर मौजूद हायर एनर्जी। और जैसे ही वो उस हायर एनर्जी को, एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज करते हैं, कम करते हैं, तो वो एटम्स क्या कर लेते हैं, स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं, वो सिस्टम स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। और सिमिलर कंसेप्ट जो है हम एटम्स के ऊपर भी लगाते हैं कि एटम्स जब एक दूसरे के साथ बाइंड करते हैं, मींस एक एटम दूसरे एटम के साथ जब बाइंड करता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और इस वजह से इनकी जो एनर्जी होती है ओवरऑल वो कम हो जाती है। और एनर्जी कम होने की वजह से इनकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, मींस वो स्टेबिलिटी की तरफ चले जाते हैं। सो सिंपल सा आंसर है कि एटम्स केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर सकें और अपनी जो एनर्जी है उसको कम कर सकें। और इसलिए हम कहते हैं कि जो केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक होता है। मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बता चुका हूं एंडोथर्मिक प्रोसेसेस के बारे में, एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में, और एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस या रिएक्शंस के बारे में। सो एक्सोथर्मिक बोलते हैं ऐसा प्रोसेस, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हीट आउटसाइड हो, मींस हीट रिलीज हो, हीट इवॉल्व हो जिस प्रोसेस के अंदर, उसको हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। और जब भी दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है तो हमेशा वो प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक होता है, हीट उसमें रिलीज होती है। और ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है कि जब दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड टूटता है तो वो जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक से मुराद ये है कि उसमें हीट रिक्वायर्ड होती है, तभी वो बॉन्ड तोड़ा जाता है दो एटम्स के दरमियान। ये चीज आपको समझ आई। अब जैसा आप देखते हैं घरों के अंदर, डेली लाइफ के अंदर भी अगर हम देखें, कुछ सिस्टम की बात करें, जैसे जो वाटर है हमारे पास वो हमेशा हायर एल्टीट्यूड से, या हम ये कहते हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। इस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करती है। ये सारी चीजें तभी हायर से लोअर की तरफ मूव करती हैं ताकि ये अपने आप को क्या कर सकें, स्टेबल कर सकें। ठीक है, ये बात आपको समझ आ रही होगी। इसी कंसेप्ट की बेस पर हम ये कहते हैं कि जो आइसोलेटेड एटम्स होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है किससे, कंबाइंड एटम से। वो बात मैंने आपको बता दी, जैसे ही आइसोलेटेड एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, तो उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आइसोलेटेड से मुराद है अकेला अगर मैं कोई एटम ले लूं, जैसे ए ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल बी ले लेता हूं,
अकेला अकेला लूंगा तो ये आइसोलेटेड एटम है, और जब इनकी मैं बॉन्डिंग कर दूंगा तो ये कंबाइंड हो जाएंगे। अब कंबाइंड वाली की जो एनर्जी होगी वो कम होगी आइसोलेटेड एटम्स के मुकाबले में। देन हम कुछ कंसेप्ट्स की बात करें जो कि केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं, उनमें दो कंसेप्ट्स आपकी बुक के अंदर गिवन है, वो हम स्टडी करेंगे। एक को हम बोलते हैं वैलेंस कंसेप्ट और दूसरे को हम बोलते हैं ऑर्बिटल कंसेप्ट। अब ये दोनों क्या होते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर जाकर देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वैलेंस कंसेप्ट के बारे में। वैलेंस कंसेप्ट को इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? इसको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस भी कहा जाता है। और अगर हम साइंटिस्ट की बात करें तो 1916 के अंदर जीएन लुइस और डब्ल्यू कॉसेल दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंस को जो है वो प्रपोज किया था। अब इस थ्योरी के मुताबिक कोई भी एटम लूज गेन या शेयर इलेक्ट्रॉन जब करता है तो वो इनर्ट या नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को पा लेता है, और ये काम करने की वजह से उन एटम्स के दरमियान क्या हो जाता है? केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। सो इस थ्योरी के मुताबिक जीएन लुइस और कॉसेल ने ये कहा, ये इस थ्योरी की स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर लिखी है कि जब भी दो एटम्स के दरमियान केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो वो दो जो एटम्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ बाउंड कर रहे होते हैं, केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं, वो एटम्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स की क्या करते हैं? एक दूसरे के दरमियान शेयरिंग करते हैं। इसके रिजल्ट के अंदर क्या होता है कि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है वो नोबल गैस की सी हो जाती है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है ये आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैं डिटेल के अंदर पढ़ा के आया हूं। अब नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो कि नोबल गैस की सी हो। जैसे हम नोबल गैसेस की बात करें उनमें कौन कौन से आती हैं? उसमें आते हैं जी हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन आता है। अगर हम बात करें इन नोबल गैसेस की तो एक्सेप्ट हीलियम और जितने भी नोबल गैसेस हैं इन सब के अंदर हम ये कहते हैं कि इनके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जबकि हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो जब भी एटम्स बॉन्डिंग करते हैं तो वो ये चाहते हैं कि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लें, यानी हीलियम की सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पा लें, या तो वो अपने बैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को वो जो है वो कंप्लीट कर लें। और जब ऐसे करते हैं एटम्स इन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को पूछते हैं तो वो क्या कर लेते हैं? एक दूसरे के दरमियान बॉन्ड बना लेते हैं और इसकी वजह से जो उनकी स्टेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ रही है। इसको और डिटेल के अंदर हम आगे चलकर देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब ये थ्योरी जो है इसको 2 नाम और भी दिए जाते हैं। इस थ्योरी को ऑक्टेट थ्योरी ऑफ बैलेंस भी कहा जाता है और डुप्लेट थ्योरी ऑफ भी बैलेंस कहा जाता है। अब इसको ऑक्टेट थ्योरी ऑफ बैलेंस क्यों कहा जाता है और उससे क्या मुराद है वो चीज़ आपने समझनी है। देखिए मैंने आपको कहा कि जब भी 2 एटम्स आपस में बॉन्डिंग करेंगे या तो इलेक्ट्रॉन को वो लूज करेंगे या तो गेन करेंगे या फिर शेयर करेंगे, और ये सारे काम इस वजह से करेंगे ताकि वो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को पहुंच सकें। अब नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 तरह की होती है। हीलियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर रिटेन करता है, जबकि जो नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन है ये 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने वैलेंस शेल के अंदर रखते हैं। अब वो एटम्स जो कि अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो रखते हैं, अटेन करते हैं, उन एटम्स को हम ये कहते हैं कि ये ऑक्टेट थ्योरी ऑफ बैलेंस को ओबे करते हैं। ऑक्टेट बोलते हैं 8 को। किसको बोलते हैं? 8 को बोलते हैं। जैसे हमने ऑक्टेन पढ़ा था, ठीक है ना, अल्केन्स के अंदर ऑक्टेन 8 कार्बन वाला अल्केन पढ़ा था। इस तरह से हमने ऑक्टीन पढ़ा था 8 कार्बन वाला अल्कीन। इस तरह से हमने ऑक्टाइन पढ़ा था 8 कार्बन वाला अल्काइन। सो इस तरह से यहां पर भी ऑक्टेट से क्या मुराद है? 8 इलेक्ट्रॉन वाला, ठीक है। सो जब भी एटम्स जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स अपनी आउटर मोस्ट शेल के अंदर रखते हैं उन एटम्स के बारे में हम ये बोलते हैं कि वो ऑक्टेट थ्योरी ऑफ बैलेंस को ओबे करते हैं। और वो तमाम एटम्स जो कि अपने वैलेंस शेल के अंदर आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को अटेन करते हैं उनको हम कहते हैं कि वो फॉलो कर रहे हैं डुप्लेट थ्योरी ऑफ बैलेंस। डुप्लेट बोलते हैं 2 को। सो ये थ्योरी जो है ऑक्टेट थ्योरी ऑफ बैलेंस भी कहलाती है और डुप्लेट थ्योरी ऑफ बैलेंस कहलाती है ऑन द बेसिस ऑफ कितने नंबर ऑफ एटम्स जो है, मींस कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इनके वैलेंस शेल के अंदर है। अगर 8 होंगे तो उसको हम बोलेंगे ऑक्टेट थ्योरी, और अगर 2 होंगे तो उसको बोला जाता है
डुप्लेट थ्योरी। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है। अब एक हम एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू में जो है आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन एटम की बात करें तो आप जानते हैं ऑक्सीजन एटम को यहाँ पर मैं लिखता हूं, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है। अब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p4। अगर आप इसके अंदर देखें यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन और 4 8 इलेक्ट्रॉन हमने पूरे कर दिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर। अब ये जो आप देख रहे हैं ये इसका आउटर मोस्ट शेल है जो कि 2 शेल है, और आप जानते हैं जब n इक्वल टू 1 हो तो वो हमारे पास k शेल होता है और n इक्वल टू 2 हो तो वो क्या होता है, एल शेल होता है। मींस हम एल शेल की बात करें जो कि इसका आउटर मोस्ट शेल है। अगर आप इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर देखें तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटाल के अंदर है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके p ऑर्बिटाल के अंदर, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए यहां पर जो मैंने मेंशन किया है। तो ऑक्सीजन एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब कोई भी जो एटम होता है वो ये चाहता है कि वो स्टेबिलिटी गेन करे, और स्टेबिलिटी के लिए उसने इन दो में से कोई एक रूल फॉलो करना होता है। अब इसके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा अब ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन क्या करेगा, शेयर करेगा या फिर गेन करेगा, ताकि ये जो है अपने वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन अटेन कर सके। और जब ये 8 इलेक्ट्रॉन को अटेन करेगा तो हम ये बोलेंगे कि ये ऑक्टेट थ्योरी ऑफ वैलेंस को ओबे करते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से इस ऑक्टेट थ्योरी ऑफ वैलेंस को फॉलो करने वाले एटम्स को हम ये कहते हैं कि ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, या इसको हम रूल ऑफ ऑक्टेट भी कहते हैं। सिमिलरली हम डुप्लेट रूल की भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हीलियम एटम की बात करते हैं। अब हीलियम एटम के अंदर जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखें हीलियम एटम की अगर हम बात करें इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो ये 1s2 इसका वैलेंस शेल जो है फर्स्ट शेल है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्योंकि ये अपने वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अटेन करता है, लिहाजा इस हीलियम एटम के बारे में हम ये कहते हैं कि ये डुप्लेट रूल को या डुप्लेट थ्योरी ऑफ बैलेंस को ओबे करते हैं। सो आई होप कि जितनी भी चीजें अभी मैंने आपको समझाई हैं ये आपको क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट उसके बाद थोड़ी सी हम बात करते हैं कुछ टर्म्स की, और ये टर्म्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये टर्म्स आपको अगर समझ आएंगी तो चीजें जो है वो आपके लिए आसान हो जाएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम ये कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम के अंदर प्रेजेंट हो, उन इलेक्ट्रॉन्स को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ये दूसरी डेफिनेशन इस तरह से कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि वैलेंस शेल के अंदर प्रेजेंट हो किसी एटम के, उनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्लियर होगी बात। दूसरी चीज हम देखते हैं वैलेंस शेल। वैलेंस शेल बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल के, हो क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट शेल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर हीलियम की बात करता हूं, ये हीलियम क्या है, न्यूक्लियस है जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, और ये इसका फर्स्ट शेल है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और यही इसका क्या है, वैलेंस शेल है, या आखिरी शेल है। तो अब ये जो शेल होगा इसको हम बोलेंगे वैलेंस शेल, और इसके अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। आई होप चीज आपको क्लियर हो रही है। उसके बाद एक टर्म आती है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से क्या मुराद है कि जब भी 2 एटम्स आपस में बाउंड होते हैं तो उस बॉन्डिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। नाम से जाहिर हो रहा है। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वो वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा नहीं लेते, बॉन्डिंग के अंदर टेक प्लेस नहीं करते, अपना रोल प्ले नहीं करते, वो इनर्ट रहते हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक हो गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं ये कह सकता हूं, आपको बता सकता हूं, जैसे एक ऑक्सीजन एटम जो है जब दूसरे ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है बीच में ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ठीक है। लेकिन इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के अंदर 2 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर जो है वो एक्स्ट्रा मौजूद होंगे। अब ये जो बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा ले रहे हैं इनको तो हम बोल देंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन ये जो इनर्ट पड़े हुए हैं इसी वैलेंस शेल के अंदर जो कि बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा नहीं ले रहे, इनको देन हम फिर क्या बोलते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। आई होप ये टर्म आपको क्लियर हुई। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं नोबल गैस। नोबल गैसेस के बारे में मैंने आपको बताया, हीलियम होती है, इसके अंदर नियॉन आते हैं, आर्गॉन, क्रिप्टॉन और जीनॉन। और मैंने आपको कहा कि बताया भी था
प्रीवियस चैप्टर के अंदर कि नोबल गैसेस को हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। इनर्ट इसी वजह से कहते हैं कि इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिस भी एटम के अंदर या एलिमेंट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर आ जाए तो वो इनर्ट हो जाता है, वो कोई भी रिएक्शन या केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करता। अब क्योंकि नोबल गैसेस के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्सेप्ट हीलियम, इस वजह से हम ये कहते हैं कि ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। अब हीलियम की बात करें तो इसके वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये डुप्लेट रूल को फॉलो करता है, और ये जो दूसरे सारे हैं ये इनके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। और स्टेबिलिटी के हवाले से हम ये बात करते हैं कि जब भी कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल होगा तो वो एटम क्या होगा, हाईली स्टेबल होगा। इसी वजह से आप देखते हैं कि ये जो नोबल गैसेस होते हैं ये किसी भी दूसरे एटम के साथ या एलिमेंट के साथ रिएक्शन नहीं करते। आपने कभी भी Ar2 या Xc2 इसी तरह से आपने Ne2 या He2 ये कभी भी आपने जो है वो कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स नहीं देखे होंगे। इसी तरह से आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि आर्गन ने किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्शन किया हो या ज़ीनॉन ने किसी दूसरे के साथ किया हो। ये वजह इसकी ये है कि इनके वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है, जिसकी वजह से ये हाईली स्टेबल होते हैं, इनको किसी दूसरे के साथ रिएक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि कोई भी एटम रिएक्शन तभी करता है जब वो अनस्टेबल होता है, जब उसके वैलेंस शेल के अंदर 8 से कम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तभी वो रिएक्शन करता है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या लूज करता है या शेयर करता है, ताकि वो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन कर सके। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है। अब यहाँ से मैंने स्ट्रक्चर से भी शो कर दिया, ये देखिए हीलियम का जो वैलेंस शेल है वो फर्स्ट शेल ही है, क्योंकि इसके अंदर एक ही शेल होता है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद हैं। जबकि हम ये नियॉन की, आर्गन की, क्रिप्टॉन की बात करें तो इनके वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर यही चीज़ मैंने लिखी है। देन नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं, कुछ नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं। दूसरा जो थ्योरी हमारे पास आती है, दूसरा जो कंसेप्ट आता है उसको बोला जाता है ऑर्बिटल कंसेप्ट। अब ये जो ऑर्बिटल कंसेप्ट है ये किस चीज़ के ऊपर बेस करता है, ये इस चीज़ के ऊपर बेस करता है कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो कंसेप्ट है इसके हवाले से एक थ्योरी आप लोग फर्स्ट ईयर के अंदर जाकर पढ़ोगे, विच इज नोन एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो आप डिटेल के अंदर वहां पर पढ़ोगे। अभी सिर्फ ये कंसेप्ट थोड़ा सा आपको दिया गया है ताकि थोड़ी सी आपकी बेस बन जाए, तो लिहाजा मैं इसी कंसेप्ट की ताकीर महदूद रहूँगा। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है उसकी तरफ आपको लेकर नहीं जाऊँगा क्योंकि वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, आपको इस लेवल के ऊपर समझ नहीं आएगी। सो ऑर्बिटल कंसेप्ट के अंदर साइंटिस्ट ने कहा कि जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं, और जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं तो वो एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करके क्या करते हैं, बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने एक एटम यहां पर लिया है और एक एटम जो है वो यहां पर मैंने लिया है। अब जो एटम का ऑर्बिटल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इस एटम का जो ऑर्बिटल होगा उसको हम ये एटॉमिक ऑर्बिटल कंसीडर कर रहे हैं, और इस एटम का जो ऑर्बिटल होगा उसको हम ये एटॉमिक ऑर्बिटल कंसीडर कर रहे हैं। अब हम ये कहते हैं कि ऑर्बिटल यानी एटम जब रिएक्शन करता है तो उसके जो वैलेंस शेल होता है, ये जो ऑर्बिटल होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कम होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो शेयर कर लेते हैं। ठीक है, और अगर ज्यादा होंगे तो वो लूज कर देंगे, और अगर कम होंगे तो वो गेन कर लेंगे। तो इस तरह से करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इस एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और इस एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो ओवरलैपिंग के रिजल्ट के अंदर क्या होती है, बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। और ये बॉन्ड कैसे बनता है, पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है 2 तरह की ओवरलैपिंग शो करते हैं। एक तो ओवरलैपिंग हो सकती है एंड वाइज, और दूसरी जो तरह की ओवरलैपिंग होती है उसको हम बोलते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग। एंड वाइज जो ओवरलैपिंग होती है इसको हेड ऑन, हेड टू हेड ओवरलैप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेड टू हेड ओवरलैप भी कहा जाता है। और जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है इसको जो है वो पैरेलल ओवरलैपिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैरेलल। अब इस दोनों से क्या मुराद है ओवरलैपिंग से, वो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। देखिए फॉर एग्जांपल यहां पर मैं ये बना रहा हूं आपके सामने एस ऑर्बिटल। दिस इज जो एक एटम है, जैसे फॉर एग्जांपल ए एटम है, उसका जो ऑर्बिटल है वो मैंने ये बनाया है एस, और दूसरा जो एटम है बी उसका मैं यहां पर ऑर्बिटल बना रहा हूं ये एस।
अब जब ये दोनों ऑर्बिटल्स आपस में इस तरह से हेड ऑन कोलिजन करेंगे, ऐसे लीनियरली एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करेंगे और बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, उस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग को हम क्या बोलते हैं? एंड वाइज ओवरलैपिंग या हेड ऑन ओवरलैपिंग, ये आप देख सकते हैं। और जब भी दो ऑर्बिटल्स के दरमियान ऐसे लीनियर ओवरलैपिंग होती है या एंड वाइज ओवरलैपिंग होती है, तो रिजल्ट के अंदर जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। और सिग्मा बॉन्ड को हम डिनोट करते हैं इस ग्रीक लेटर से, सिग्मा से। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। और पैरेलल या साइड वाइज ओवरलैपिंग से मुराद क्या है? देखें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये हमारे पास एक कार्बन एटम है और दूसरा कार्बन एटम यहां पर ये है। अब ये दोनों आपस में ऐसे लीनियरली बॉन्ड बना रहे हैं, लीनियरली हेड ऑन जो है वो ओवरलैपिंग करके, और ये बॉन्ड जो बन रहा है यहां पर उसको हम सिग्मा बॉन्ड कह रहे हैं। ठीक है, अब इसी तरह से इस जो कार्बन एटम है इसके अंदर एक और ऑर्बिटल भी मौजूद है जो कि पी ऑर्बिटल है। फॉर एग्जांपल ऐसे पी ऑर्बिटल की ये शेप होती है, या फर्स्ट ईयर के अंदर जाकर पढ़ेंगे। अब जब ये ऑर्बिटल्स आपस में ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, यानी प्लेन के अबव भी और प्लेन के बिलो भी ऐसे जब पैरेलल ओवरलैपिंग करेंगे, या इसको हम साइड वाइज ओवरलैपिंग बोलते हैं, जब ये करेंगे तो इसके रिजल्ट के अंदर एक और बॉन्ड बन जाएगा इस कार्बन टू कार्बन, और इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड बोलते हैं। क्या बॉन्ड बोलते हैं? पाई बॉन्ड बोलते हैं। और ये एग्जांपल आप देख के आते हो किसके अंदर? अल्कीन के अंदर। अल्कीन की एग्जांपल के अंदर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं ईथीन। इथीन दो कार्बन वाला होता है, इसके अंदर क्या होता है कि कार्बन टू कार्बन दो बॉन्ड्स होते हैं। सो पहला बॉन्ड जो होता है ये सिग्मा बॉन्ड होता है जो कि एंड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, और जो दूसरा बॉन्ड होता है ये पाई बॉन्ड होता है जो कि साइड वाइज या पैरेलल ओवरलैपिंग से बनता है। ये सारी चीजें मैं आपको प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर, यूनिट्स के अंदर बता के आ चुका हूं। सो ये चीज आई होप कि आपको समझ आई ऑर्बिटल कंसेप्ट के हवाले से। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं केमिकल बॉन्ड। अब थोड़ा सा मेन कोर्स की तरफ जा रहे हैं। जो बेसिक चीजें थी वो हमने कंसेप्ट्स और ये सारी चीजें देख ली, टर्म्स देख ली। केमिकल बॉन्ड के बारे में जैसा कि मैंने शुरू में बताया, ये ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स होती है जो कि एटम्स को क्या करती है? एक दूसरे के साथ होल्ड करके रखती है ताकि मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो सके। इस टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स को हम क्या कहते हैं? क्या नाम देते हैं? केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अब इसके हवाले से थोड़ी सी बात आपने देखनी है कि जब भी कंपाउंड बनता है तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है? दो एटम्स के दरमियान बनता है। मींस जब दो एटम्स के दरमियान, फॉर एग्जांपल एक एटम ए है, दूसरा एटम बी है, इन दोनों के दरमियान जब केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी तो हम ये कहते हैं जब भी दो एटम्स के दरमियान फॉर्मेशन होती है केमिकल बॉन्ड की, तो हमारे पास एक कंपाउंड बन जाता है, जैसे ए बी कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है। और जब भी कंपाउंड डिकम्पोज होगा, जैसे यही कंपाउंड जो है जब डिकम्पोज होगा, मींस ए बी के दरमियान अट्रैक्शन टूटेगी, बॉन्ड टूटेगा, तो हमारे पास क्या होगा? ये केमिकल बॉन्ड्स क्या कर जाएंगे? ब्रोकन डाउन हो जाएंगे और हमारे पास सिंपल जो एटम्स होंगे वो हमें मिल जाएंगे। सो ये दो चीजें यहां पर इस दो लाइंस के अंदर आपको क्लियर होनी चाहिए। अब टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग की बात करें तो हमारे पास चार तरह की बॉन्डिंग जो है वो आपकी बुक के अंदर मेंशन है। इन्हीं सब की डिटेल जो है आप जो है वो फर्स्ट ईयर के अंदर जाकर भी पढ़ोगे, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो आपको यहीं से आपके क्लियर होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग के अंदर आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, तीसरा जो बॉन्ड होता है उसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, और जो चौथा बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? मेटालिक बॉन्ड। अब इन बॉन्डिंग के पहले, इन बॉन्डिंग के ऊपर जाने से पहले, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग के ऊपर जाने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो बॉन्ड्स है तमाम, ये किस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन के अंदर आते हैं? इन इंट्रैक्शंस को हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। फोर्सेस हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, ये बात आगे भी खैर आएगी, फिर उस वक्त भी बताऊंगा, अभी बता देता हूं क्योंकि अभी बात स्टार्ट हो गई है। एक होती है इंट्रामॉलिक्यूलर। इंट्रा के अंदर अगर आप देखें तो ये ए लिखा हुआ है, इससे आपको एक ट्रिक मिल रही है, इससे आपको ये ज़हन में हो जाएगा, याद हो जाएगा कि वो टाइप ऑफ फोर्सेस जो कि एटम्स के दरमियान होती हैं, उनको, उन टाइप ऑफ फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। और ये जितने भी टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग यहां पर मैं लिखी है, सारी किसके अंदर आ रही हैं? ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर आ रही है। मींस जब भी दो एटम्स आपस में मिलेंगे तो उनके दरमियान या तो आयनिक बॉन्डिंग होगी, या तो कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, या तो डेटिव बॉन्डिंग होगी, या तो मेटालिक बॉन्डिंग होगी। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई। और इंटरमॉलिक्यूलर, इंटर क्या बोलते हैं? बिटवीन को बोलते हैं ना, और मॉलिक्यूल मींस ऐसी टाइप ऑफ फोर्सेस या अट्रैक्शन जो कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो,
दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो, उस टाइप ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। और ये भी इसी चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर एग्जांपल के तौर पर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे, डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस पढ़ेंगे, और एक तीसरी भी होती है जिसको हम लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कहते हैं। सो ये चीजें हम सारी इधर ही देखेंगे इसी चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है आयनिक बॉन्ड। सबसे पहले हम आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं। अगर आयनिक बॉन्ड की बात करें तो आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। दूसरा नाम इसका है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये आपने एक एमसीक्यूज के तौर पर बात ध्यान में रखनी है। अब इसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं, तो अब थोड़ा सा आप इसको मैं जब डिफाइन करूंगा तो आपको चीज क्लियर हो जाएगी। सो इसकी स्टेटमेंट यहां पर मैंने लिखी है कि वो केमिकल बॉन्ड जो कि बनता है due to the complete transferring of electron from one atom to another atom, that type of bond is known as ionic bond. Means एक एटम A है, दूसरा एटम B है। अब वो बॉन्ड, वो इंटरेक्शन इन दोनों एटम्स के दरमियान जो कि कब बनेगी, जब एक एटम, फॉर एग्जांपल ए एटम जो है अपना इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर कर देगा किसको, बी एटम को, तो तब जो उन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या नाम देंगे, आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। अब ये ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दो एटम्स के दरमियान क्यों होती है, वो चीज मैं आपको पहले बता के आया हूं। ये तभी होती है ताकि ये क्या कर सकें, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सकें। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं कि इस ए एटम के पास वैलेंस शेल के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन्स है, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं, और इस एटम के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं फॉर एग्जांपल कहता हूं 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये दोनों एटम्स ये चाहते हैं कि ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पहुंच जाए और ये स्टेबल हो जाए। तो ये क्या करेंगे, ये जो ए एटम होगा अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और ये एक गेन करके क्या बना देगा, 8 इलेक्ट्रॉन बना देगा। अब इन दोनों के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, लिहाजा ये दोनों क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, और इन दोनों के दरमियान क्या बन जाएगा, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तभी दो एटम्स के दरमियान होती है ताकि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर लें या तो वो डुप्लेट रूल को फॉलो कर लें। आई होप ये चीज भी आपको क्लियर हुई। अब ये जो टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है ये ऑलवेज किसके दरमियान होती है, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान होती है। अब मैंने आपको प्रीवियस यूनिट के अंदर जिसमें हमने पीरियोडिक टेबल एंड इट्स पीरियोडिसिटी पढ़ा था, उसके अंदर मैंने आपको पूरा पीरियोडिक टेबल जो है वो बताया था, समझाया था। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट 3 ग्रुप्स हैं, फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप और जो थर्ड ए ग्रुप है, ये तीनों ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम मेटल्स के अंदर कंसीडर करते हैं, वो मेटल्स होते हैं। और उसके बाद वाले जो होते हैं, जो पी ब्लॉक के अंदर उसके बाद एलिमेंट्स आते हैं, जो ग्रुप्स आते हैं, वो तमाम के तमाम क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। मेटल्स की वहां पर भी मैंने चीज आपको बताई थी, कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी, यहां दोबारा से बता रहा हूं कि मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को आसानी से क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। इसी वजह से उनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये चीज आप वैसे भी समझते हैं कि कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मीन वो कैटायनिक स्पीशी बना देता है, कैटायन बना देता है, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, लूज हो जाता है। और कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेगेटिव चार्ज से मुराद क्या है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, गेन किया है। ठीक है, ये बात आपको आई होप समझ आ रही है। तो जब भी मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये जो आयन बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैटायनिक, कैटायन बोलते हैं। कैटायन कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है। सिमिलरली हम नॉन मेटल्स की बात करें तो इनके पास ये एबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रॉन को गेन करें, और ये इलेक्ट्रॉन को जब गेन करते हैं तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और नेगेटिव चार्ज वाले आयन को हम क्या नाम देते हैं, एनाइन बोलते हैं। ठीक हो गया। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या नाम देते हैं, आयनिक बॉन्ड का नाम देते हैं। सो सारी चीज को मैं एक नट शेल के अंदर आपको समझा देता हूं, बता देता हूं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जब आपस में इंटरेक्शन करते हैं तो उन दोनों के दरमियान जो टाइप ऑफ फोर्सेस होती हैं उनको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। अब ये क्यों बनता है, क्योंकि मेटल जो है अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और वो कैटायन की फॉर्मेशन कर देता है, पॉजिटिव चार्ज बना देता है, जबकि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके एनाइन बना देते हैं, नेगेटिव चार्ज बना देते हैं। और आप लोग जानते हैं कि जो
अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या नाम देते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, और इसी को दूसरा नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर होगी बात। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्यों लूज करेगा और कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन क्यों करेगा, वो किस एबिलिटी के ऊपर बेस करता है। सो ये दोनों कंसेप्ट्स भी मैं आपको प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा के आ चुका हूं कि वो एटम जिसकी आयनाइजेशन पावर लो होती है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, लूज कर देता है आसानी से, और जब भी वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। अब आयनाइजेशन एनर्जी से क्या मुराद है, आयनाइजेशन एनर्जी लो होने से मुराद ये है कि वो एटम जिसको वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कम एनर्जी चाहिए, मींस हम आयनाइजेशन एनर्जी को पहले डिस्कस कर लेते हैं। वो एनर्जी, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि एक एटम को चाहिए अपने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और जब ये आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, मीन वो आसानी से अपना वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तो ऐसे एटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं आसानी से और कैटायन की फॉर्मेशन कर देते हैं। अब एटम कोई भी इलेक्ट्रॉन को गेन क्यों करता है, वो बेस करता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि इट इज द एबिलिटी of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself, means जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे, इलेक्ट्रॉन को अपने शेल के अंदर ले आए, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। और जिन एटम्स की ये एबिलिटी, ये पावर ज्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, आसानी से गेन कर लेते हैं। और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव साइन आ जाता है, और इस नेगेटिव आयन को हम क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। अब इस कैटायन और एनायन के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। आई होप ये सारी चीजें जो है मैंने आपके साथ जो एक्सप्लेन की वो आपको समझ आई होंगी। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं अब इसकी एग्जांपल। अब हमने आयनिक बॉन्ड समझ लिया, अब इसकी एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन के बारे में। सोडियम क्लोराइड जो है ये हमारे पास एक साल्ट है NaCl, जो कि कैसे बनता है ये भी मैं आपको प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर पढ़ा चुका हूं कि जब भी एसिड जो है, जैसे फॉर एग्जांपल HCl एक एसिड है, जब भी ये बेस के साथ फॉर एग्जांपल NaOH के साथ मिलता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और हमारे पास साल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। ये पॉजिटिव साइन वाला होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। अब पॉजिटिव जो होता है वो इस नेगेटिव के साथ इंटरेक्शन कर लेता है और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ कर लेता है। इसके रिजल्ट के अंदर हमारे पास क्या बन जाता है, NaCl साल्ट बन जाता है, एस से साल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। अब इस NaCl के अंदर अगर हम देखें तो Na जो है ये सोडियम है, ठीक है, और सोडियम आप जानते हो मेटल है क्योंकि ये फर्स्ट ग्रुप के अंदर पाया जाता है। जबकि अगर हम क्लोराइड की बात करें, क्लोरीन की बात करें, तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आता है, ये हेलोजेंस के अंदर आता है और ये नॉन मेटल होता है। सो आप देख रहे हो कि इस मेटल सोडियम और इस नॉन मेटल क्लोरीन के दरमियान जो टाइप ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, आयनिक बॉन्ड बोल रहे हैं। अब ये कैसे बनता है उसको थोड़ा समझना है आपने। पहले हम देख लेते हैं जी सोडियम को। सोडियम के एटॉमिक नंबर जो होता है वो 11 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस तरह से होती है 1s2 2s2 2p6 और 3s1। सिमिलरली हम क्लोरीन की बात करें तो इसके एटॉमिक नंबर जो है वो 17 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये होती है। अब अगर इनके हम शेल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो अगर n = 1 होगा तो आप जानते हैं K शेल होता है। इसका K शेल कौन सा है, फर्स्ट शेल है। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने लिख दिया। n = जब 2 होता है तो हमारे पास L शेल होता है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, इसके 8 इलेक्ट्रॉन है, 6 ये हैं 2 ये हैं, टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। और सोडियम के अंदर जो तीसरा शेल है जिसको हम M शेल बोलते हैं, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब क्योंकि ये मेटल है, मैंने आपको बताया था, ये आसानी से क्या कर देगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ये देखें इसके शेल्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉन से 2 8 और 1, ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, कैटायन बोलेंगे। और 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। अब जैसे ही इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो आप देख रहे हैं इसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, जो कि नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ओबे करते हैं। तो ये बात क्लियर होगी यहाँ पर। इसी तरह से हम क्लोरीन की बात करें तो इसके पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं।
अब इसने भी क्या करना है, स्टेबिलिटी गेन करनी है, इसने भी नोबल गैस वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रिटेन करनी है। तो लिहाजा ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे ही एक्सेप्ट करेगा तो इसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा और नेगेटिव वाले को हम क्या बोलते हैं, एनाइन बोलते हैं। अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज केटाइन है, इस नेगेटिवली चार्ज केटाइन के साथ एनाइन के साथ जब इंटरेक्शन करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, तो हमारे पास बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और हमारे पास ये NaCl का कंपाउंड बन जाएगा। सो आई होप ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने आपको आयनिक बॉन्डिंग के अंदर समझाई थी वो आप इस एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई करके इसको अच्छे तरीके से समझ पाओगे। क्लियर होगी बात? चलें जी, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। नेक्स्ट इसी चीज़ को मैंने जो है इसके स्ट्रक्चर के थ्रू भी समझाने की कोशिश की है। ये आप देख सकते हैं सोडियम है, सोडियम का ये जो है ये फर्स्ट शेल है N=1, जिसको हम K शेल बोलते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है जिसको मैंने क्रॉस से शो किया है। ये सोडियम का दूसरा शेल है जिसको हम L शेल बोलते हैं। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन है। और ये सोडियम का तीसरा शेल है जिसको हम M शेल बोलते हैं और इसके अंदर आप देख सकते हो एक ही इलेक्ट्रॉन है। सो अब ये क्या करेगा, आसानी से इस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पर अगर हम क्लोरीन की बात करें तो इसके फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और तीसरे शेल के अंदर 2, 4, 6 और 1 7 इलेक्ट्रॉन है। सो ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हुआ है ये इसको गेन कर लेगा और नेगेटिव साइन ले लेगा। अब इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन होगी उसको हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है। नेक्स्ट चीज़ हम दूसरी एग्जाम्पल के ऊपर भी अप्लाई कर लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड के ऊपर। अब कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, CaCl2, दिस इज द फार्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, ये कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला है। अब इस कैल्शियम क्लोराइड के अंदर अगर आप देखो तो कैल्शियम के अंदर 20 एटॉमिक नंबर होता है इसका, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने लिख ली। क्लोरीन के अंदर 17 एटॉमिक नंबर होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये लिख ली। अब कैल्शियम के अंदर अगर आप देखो तो वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, लिहाजा ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो +2 चार्ज आ जाएगा। +2 चार्ज से मुराद ये है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लूज किया है। ठीक हो गया, और ये नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अटेन कर लेगा। और इस क्लोरीन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, इनमें से ले लेगा, तो लिहाजा ये क्या बना देगा, ये ऐसे वैलेंस शेल को अपने कंप्लीट कर लेगा और इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा। लेकिन अगर आप देखो इस मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर कैल्शियम 1 है लेकिन क्लोराइड कितने हैं, 2 हैं। वो इसी वजह से है क्योंकि जो कैल्शियम है 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, जबकि क्लोराइड जो क्लोरीन 1 है वो एक ही इलेक्ट्रॉन को अटेन कर सकता है। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो दूसरा क्लोरीन ले लेगा और एक और Cl नेगेटिव बना देगा। अब ये Cl2 जो होंगे ये इस कैल्शियम के साथ बॉन्डिंग करेंगे और रिजल्ट के अंदर हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा, ये साल्ट बन जाएगा। क्लियर होगी? अब इसको आप जो है इन स्ट्रक्चर्स के थ्रू भी दे सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम और ये हमारे पास क्या क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है। अब ये इसके शेल हैं, ये फर्स्ट शेल है इसका, आप देख सकते हैं ये फर्स्ट शेल है कैल्शियम का, ये इसका दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है और ये इसका चौथा शेल है। चौथे शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके, 2 इलेक्ट्रॉन। में क्रॉस से शो कर लेता हूँ। जैसे ये रिलीज करेगा तो ये कैल्शियम +2 आयन बना देगा। और अगर हम क्लोरीन की बात करें तो इसके 3 शेल होते हैं, पहले के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर 8 और तीसरे के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन जो बच जाएगा वो ये क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेगा। दोनों के ऊपर नेगेटिव नेगेटिव साइन आ जाएगा और ये तीनों जब आपस में इंटरेक्शन करेंगे तो इस बॉन्ड को हम क्या कह देंगे, इस बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कह देंगे। क्यों कह देंगे, क्योंकि इसके ऊपर +2 चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव है, इसके ऊपर भी नेगेटिव है। सो इस तरह से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। नीचे मैंने लिखा भी है कैल्शियम +2 आयन जो है जब 2 क्लोराइड आयन के साथ मिलता है तो कैल्शियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कर देता है। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं दूसरी टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोवेलेंट बॉन्ड के हवाले से हम ये कहते हैं कि ये जो होता है मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एलिमेंट्स से मिलकर बनते हैं और एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम काइंड ऑफ एटम्स से मिलकर बनते हैं। जैसे हम H2 की बात करें, हाइड्रोजन वगैरह की बात करें। अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो ये आइडेंटिकल एटम्स के दरमियान होता है। किसके दरमियान होता है, आइडेंटिकल्स। और आइडेंटिकल एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो जो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो बोलते हैं सेम को और एटॉमिक बोलते हैं एटम्स को। मींस एटम ऐसा मॉलिक्यूल जो कि सेम एटम से मिलकर बने उसको हम क्या बोलते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल या आइडेंटिकल एटम से मिलकर बने। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एक एटम ए है, दूसरा एटम बी ए है। अब जब ये दोनों आपस में इंट्रैक्शन करेंगे, अब क्योंकि ये आइडेंटिकल एटम्स हैं, ये एक दूसरे से बॉन्डिंग कर रहे हैं और इसके रिजल्ट के अंदर जो A2 हमारे पास मॉलिक्यूल बनेगा इसको हम बोलेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर होगी बात?
सो कोवेलेंट बॉन्ड की हम इस तरह से डेफिनेशन करते हैं कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द आइडेंटिकल एटम्स। मींस जैसे ये एक एटम है ए, दूसरा एटम ये है, इन दोनों के दरमियान जब म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं इन दोनों के दरमियान, तो इससे जो बनने वाला यानी बॉन्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो आपने अच्छे तरीके से इसकी डेफिनेशन को जहां पर समझ लेना है और ये बात ध्यान में रखनी है। आयनिक बॉन्ड के अंदर हम कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम दे रहा है और दूसरा उसको ले रहा है, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं दोनों एटम्स के दरमियान, ना कोई कंप्लीटली लेता है और ना ही कोई कंप्लीटली उसको लूज करता है। एक मिड के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वो म्यूचुअली शेयर होते हैं, दोनों जो एटम्स होते हैं उसको होल्ड किए होते हैं। देन हम ये बात कहते हैं कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये नॉन मेटल्स एलिमेंट्स के अंदर पाया जाता है। मीन जितने भी नॉन एटम एलिमेंट्स हैं, नॉन मेटल्स हैं जो पी ब्लॉक के अंदर पाए जाते हैं, उनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है उसको हम कौन सी बॉन्डिंग बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल H2 की बात करते हैं, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन जो होता है ये नॉन मेटल के अंदर आता है ना, तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो ये एक हाइड्रोजन है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये आप देख सकते हो वैलेंस शेल के अंदर, और ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है जिसकी भी वैलेंस शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। एक को मैंने क्रॉस से शो किया, एक को मैंने डॉट से शो किया। अब जैसे ही एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन करते हैं तो क्या होता है कि इस एटम ऑफ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इस एटम ऑफ हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेता है, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। इन दो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इस एटम का भी होल्ड है और इस एटम का भी होल्ड है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। और इसके रिजल्ट के अंदर जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। ये बात आपको क्लियर होगी, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज आपको यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड के हवाले से क्या होनी चाहिए, अच्छे तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, यहां पर देख भी सकते हैं आप, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है और साथ में क्या बन रहा है, मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जा रही है। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं जीएन लुईस के बारे में। जीएन लुईस साइंटिस्ट था, उसने ये बताया था कि दो एटम्स तभी स्टेबिलिटी को गेन करते हैं जब वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स। ये चीज मैंने आपको वैलेंस कंसेप्ट के अंदर बताया था, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि इन साइंटिस्ट ने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन तभी स्टेबिलिटी को गेन करता है जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे, या तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे या तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करे, ताकि वो नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर सके। यहां हाइड्रोजन के केस के अंदर भी अगर आप देखें तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये अपने जो वैलेंस शेल है उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन को अटेन करके डुप्लेट रूल को क्या कर लें, फॉलो कर लें। अब इसलिए ये क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन ये अपना भी शेयर कर देता है, ये भी शेयर कर देता है, दोनों दरमियान में होल्ड कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। अब इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है, इस तरह से इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। दोनों नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेते हैं और दोनों क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं बॉन्ड बनाकर। इस वजह से हमारे पास हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो आपको देखने को मिलता है। तो अब जीएन लुईस ने ये बात कर दी, ठीक है। अब ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि दो एटम्स के दरमियान शेयर हो होते हैं, जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक H है, इसका एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा H है, उसका एक इलेक्ट्रॉन, जब एक दूसरे इन दोनों एटम्स के दरमियान शेयर हो जाते हैं, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब इनको लोकलाइज्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दो, ये इन दो एटम्स के दरमियान क्या हो गए हैं, बाउंड हो गए हैं। अब ये यहां से हिल नहीं सकते, यहां से फ्रीली मूव नहीं कर सकते। इस वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाता है, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और जब भी कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है दो एटम्स के दरमियान, तो उसको हम किससे शो करते हैं, ऐसे डैश से शो करते हैं। मींस जब मैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनको शो करना चाहूंगा, बॉन्डिंग को शो करना चाहूंगा, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे डैश डाल दूंगा। ये डैश आपको ये बताएगी कि ये कोवेलेंट बॉन्ड की यहां पर फॉर्मेशन हुई है। यहां पर जो दो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी म्यूचुअली क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। सो एक और चीज भी आपने ध्यान में रखनी है कि जब भी एक बॉन्ड बनता है दो एटम्स के दरमियान, तो उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो जो मैक्सिमम जो कि दोनों एटम्स के दरमियान क्या हो रहे होते हैं, शेयर हो रहे होते हैं। यहां पर हमेशा क्या होता है, डुप्लेट रूल फॉलो हो रहा होता है। क्लियर होगी बात। एग्जाम्पल के अंदर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आप देख सकते हो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी आप ड्रॉ कर सकते हो और इस तरह से HCl भी ड्रॉ कर सकते हो। इन सारों को जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको समझ आ जाएगी, पता चल जाएगा कि इनके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो किस तरह से कोवेलेंट है। जैसे HCl की यहाँ पर मैं आपके लिए फिर दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा ये क्लोरीन है,
ठीक है। क्लोरीन का स्ट्रक्चर मैं पहले भी 3-4 दफा बना चुका हूं। इसके फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीसरे के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसने डुप्लीकेट रूल को कंप्लीट करना है, मींस डुप्लीकेट रूल को फॉलो करना है, इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जबकि इसने ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करना है, फॉलो करना है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो दोनों क्या करेंगे, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे शेयर कर लेंगे, जिसकी वजह से इसका डुप्लीकेट रूल भी फॉलो हो जाएगा और इसका ऑक्टेट रूल भी फॉलो हो जाएगा। इस वजह से इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। क्लियर होगी बात? आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब छोटी सी एक चीज़ हम आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो ग्लू होता है वो क्या चीज़ें हैं। ग्लू आप सब्सटेंसेस देखते हैं, ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि दो सरफेसेस को आपस में बाइंड करने में मदद देते हैं। जैसे बॉन्ड एटम्स के दरमियान बॉन्ड उसको बाइंड करने में मदद देते हैं, इसके साथ ग्लू जो होती है वो दो सरफेसेस को आपस में क्या करती है, बाइंड करती है। इसके एग्जांपल्स के अंदर सीमेंट आता है, जैसे आप सीमेंट को देखते हैं घरों की जब बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं तो उसके अंदर यूज़ किया जाता है, जैसे ईंटों को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस तरह से ग्लू जो आप देखते हो, जिससे आप डिफरेंट जो कार्डबोर्ड्स हैं, जो पेपर होता है, पेज होता है, उसको जोड़ते हो, उसको आपस में ग्लू करवाते हो, बाइंड करवाते हो। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये ग्लू सब्सटेंसेस होते हैं, जिनको हम एडेसिव्स कहते हैं। एडेसिव्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी स्टिकी नेचर होती है, जो कि दूसरे सरफेस को आपस में क्या कर सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, उनको हम एडेसिव्स बोलते हैं। और एडेसिव्स जो होते हैं ये नेचुरल भी हो सकते हैं और सिंथेटिक भी हो सकते हैं। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट देखें, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। 3 तरह की टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होती है। एक को हम बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, दूसरे को हम बोलते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड, तीसरे को हम बोलते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तीनों को हम 1 बाय 1 देखेंगे, आसान सी चीजें हैं, एक एक डिफरेंस आ रहा है तीनों के अंदर, वो आपने समझ लेना है। कोवलेंट बॉन्ड तो आपको समझ आ गया कि जब भी इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होगी उसको हम क्या बोलेंगे, कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। अब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से क्या मुराद है कि वो कोवलेंट बॉन्ड जो कि 2 एटम्स के दरमियान बने और उन 2 एटम्स के दरमियान जो 2 एटम्स हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या करें, शेयर करें, तो वो जो बॉन्ड बनाएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड बोलेंगे। और ये सिंगल बॉन्ड जो होता है कोवलेंट बॉन्ड, इसको हम सिंगल स्ट्रेट लाइन से ऐसे डैश से शो करते हैं, ये आप देख सकते हैं। इस एग्जांपल के अंदर H2 आता है, Cl2 आता है, F2 आता है, ये सारे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। जब ये आपस में मिलते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का, जैसे एक हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का आपस में म्यूचुअल शेयरिंग होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इस तरह से Cl का एक बॉन्ड दूसरे Cl के एक इलेक्ट्रॉन के साथ जब बॉन्डिंग करेगा, ऐसे म्यूचुअली शेयर होंगी, तो ये भी क्या बनाएंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इस एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हो क्लोरीन मॉलिक्यूल यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है। अभी क्लोरीन के अंदर वैलेंस शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे क्लोरीन मॉलिक्यूल के वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेता है, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेता है ऐसे। अब इसके रिजल्ट के अंदर जो बॉन्ड बनता है वो ऐसे सिंगल बॉन्ड बनता है क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान। इस सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई। नेक्स्ट देखें मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन मॉलिक्यूल के अंदर भी अगर आप देखो तो यहां पर एक कार्बन होता है इसके अंदर और 4 क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ अल्केन। अल्केन के अंदर हमने पढ़ा था। अब कार्बन के वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और मैंने आपको वहां पर भी बताया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी कि जो कार्बन होता है ये टेट्रावैलेंट होता है, इसके वैलेंस शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो लिहाजा ये क्या करता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। तो ये क्या करेगा, 4 हाइड्रोजन है, ये 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करता है। कैसे करता है कि हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब एक जो हाइड्रोजन है वो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा, दूसरा जो हाइड्रोजन होगा वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा, फिर तीसरा जो होगा वो इसके साथ कर लेगा और चौथा इसके साथ कर लेगा। ये आप देख सकते हैं कि ये जो 4 हाइड्रोजन थे, इन चारों ने अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन के 4 वैलेंस शेल के साथ क्या कर लिया है, म्यूचुअली शेयर कर लिया है। अब इसके रिजल्ट के अंदर जो बॉन्ड्स बन रहे हैं वो आप देख सकते हैं, ये 4 कोवलेंट सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं। ये भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड। तो ये चीज आपको यहां पर क्लियर हो रही है। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब सिंगल बॉन्ड से डबल कोवलेंट बॉन्ड कैसे डिफर करता है उसमें ये देखें। ये ऐसा कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसके अंदर 2 एटम्स जब आपस में बाइंड करते हैं तो हर एटम 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयर करता है। यहां पर मैंने वर्डिंग लिखी है शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच, मीन एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और दूसरा एटम भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। अब जो इनके दरमियान अट्रैक्शन होगी उसके रिजल्ट में 2 बॉन्ड बनेंगे।
दो कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, इस वजह से इस टाइप ऑफ बॉन्डिंग को हम क्या बोलेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे, और इसको हम डबल जो है वो डैश से शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के केस के अंदर अगर आप देखो तो इसके वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 इसके अंदर है, 6 इसके अंदर है। अब इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो लिहाजा ये क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर कर लेंगे, ऐसे म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे। इसके रिजल्ट के अंदर जो बॉन्डिंग की फॉर्मेशन होगी वो हम इस तरह से कहते हैं कि ऑक्सीजन जो है अपने जैसे ऑक्सीजन के साथ डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड से मुराद ये है कि इस बॉन्ड के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किए हुए हैं और इस बॉन्ड के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं। इस तरह से आप एग्जांपल देख सकते हो अल्कीन की। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इथीन। इथीन के अंदर भी क्या होता है, कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है। अब ये जो डबल बॉन्ड बन रहा है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेयर करने की वजह से बन रहा है। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन जो होता है वो ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल डबल बॉन्ड बनाता है। इससे मुराद ये है कि इस कार्बन ने 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर किए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर किए हैं, और तब जाकर क्या बना है, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बन जाए। ये आप देख सकते हैं एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पर मैंने ड्रॉ भी किया है, ये आप देखिए अगर, तो ये जो आपके पास यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, इसके अंदर ये इसके वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन के अंदर, कार्बन के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, 2 ये जो है इस 2 के साथ शेयर कर लेगा, और ये अपने जो दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करेगा। इस वजह से यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा सिंगल, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड यहाँ पर ऐसे बन जाएंगे और 2 बॉन्ड यहाँ पर बन जाएंगे। और अब अगर हम बात करें तो कार्बन जो है वो 2 बॉन्ड इसके साथ बनाता है ऑक्सीजन के साथ और 2 इसके साथ बनाता है, और जो रिजल्ट के अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, CO2, विच इज कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है, आसान सी चीज़ें हैं। ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, ट्रिपल बॉन्ड को हम 3 डैश लाइन से ऐसे शो करते हैं। ये तब बनता है जब 2 एटम्स जो हैं वो 3-3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करें, शेयर करें। मींस देखिए यहाँ पर एक एटम ये है, ये 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, दूसरे एटम बी है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर एक सिंगल बॉन्ड बना देंगे, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल शेयरिंग से एक बॉन्ड बना देंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जो है म्यूचुअल शेयरिंग से तीसरा बॉन्ड बना देंगे। इस तरह से हमारे पास 3 जो है वो क्या बन जाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर होगी बात। इस एग्जांपल के अंदर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल आता है, इस तरह से ये अल्काइन आता है। अल्काइन की एग्जांपल में ये एसिटाइलिन मैंने लिखा है, विच इज इथाइन, जिसको हम एसिटाइलिन भी बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन कैसे बनाता है। ये नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। लिहाजा ये क्या करता है, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स जो होता है अपने जैसे दूसरा जो नाइट्रोजन होता है उसके 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है, जिसके रिजल्ट के अंदर 3 बॉन्ड्स जो है वो बन जाते हैं, और हमारे पास इस तरह से नाइट्रोजन मीन नाइट्रोजन N2 जो मॉलिक्यूल है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है। सो क्लियर होगी बात। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, कुछ यहाँ पर मैंने सब्सटेंस यानी मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स दिए हैं, इनका आपने बताना है कि इनमें से कौन से कोवेलेंट नेचर के हैं, मींस किन के अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग है, किन के अंदर आयनिक बॉन्डिंग है। सो ये आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये आप लोगों ने करके जो है मुझे व्हाट्सएप के ऊपर यानी भेज देना है अपने आंसर्स, या फिर आप इसी वीडियो के अंदर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर बता दें, तो वहाँ पर मैं आपको फिर आंसर्स कर दूंगा। जो फर्स्ट कमेंट होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, कमेंट्स सेक्शन के अंदर, वहां पर मैं पिन भी कर दूंगा इसके जो राइट आंसर्स होंगे। तो ये आपने बताना है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है, NaCl के अंदर कौन सी होती है, वाटर के अंदर कौन सी होती है, दिस इज बेंजीन, बेंजीन के अंदर कौन सी होती है, इस तरह से MgCl2 के अंदर कौन सी होती है, और HCl के अंदर कौन सी होती है। इनमें से ज्यादातर जो है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की हम कर चुके हैं, NaCl की कर चुके हैं, वाटर की कर चुके हैं, और इस तरह से HCl और MgCl की भी कर चुके हैं। तो खैर फिर भी आपने बताना है, फिर मैं उसको आपको क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट बॉन्ड, हम तीसरा बॉन्ड पढ़ रहे हैं अभी, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अगर हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है। ये ऐसा बॉन्ड होता है जो कि जिन कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होता है उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। ये चीज आपको यहां पर क्लियर होनी चाहिए, ठीक हो गया। नेक्स्ट चीज हम ये बोलते हैं, यहाँ पर क्योंकि लाइट चली गई है तो यहाँ पर मैं टैबलेट की जो है वो चार्जिंग भी साथ में लगा देता हूँ, ताकि जो है हमारा टैबलेट बंद ना हो, रिकॉर्डिंग रुक ना जाए। अच्छा जी, तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब नेक्स्ट चीज़ हम इसकी डेफिनेशन अगर करें तो ये ऐसा टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसके अंदर एक ही एटम जो होता है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, शेयर करता है। मींस देखिए, आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करनी है आपने। ये दोनों जो कोवेलेंट बॉन्ड है और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, ये एक दूसरे जैसे सिमिलर ही होते हैं। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हमने क्या बोला था, एक एटम जब दूसरे एटम के साथ मिलता है तो 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग हो जाती है।
एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है इस एटम का, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम का होता है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर होती हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हम ये कहते हैं कि ये ऐसा टाइप ऑफ बॉन्ड होता है जिसके अंदर जब भी बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये एक के ही एटम के होते हैं, मींस दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है एक ही एटम के हैं। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जो कि एक ही एटम देता है वो दोनों के दरमियान क्या होते हैं, क्या हो रहे होते हैं, शेयर हो रहे होते हैं। जब इसकी एग्जांपल में आपको बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगी बात। अच्छा देखिए, अब वो एटम जो कि इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डोनर बोलते हैं। और वो एटम जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर बोलते हैं। और वो एटम जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी भी कहलाता है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, लिहाजा वो दूसरे के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेता है, वो भी शेयर करके अपना जो डेफिशिएंसी होती है उसको कम कर देता है। अब इस बॉन्ड को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ऐसे एरो हेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे एरो डाल, ऐसे यानी लाइन डाल के उसके आगे एरो हेड डाल देते हैं। इस तरह की जो आपको नजर आएगी रिप्रेजेंटेशन किसी भी दो एटम्स के दरमियान, तो वहां पर आपको एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि ये डेटिव बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक होगी बात। और ये जो बॉन्ड की डायरेक्शन होती है ये हमेशा डोनर से रिसिपिएंट की तरफ होती है, मीन जो एटम डोनेट कर रहा होता है एटम, उससे हम ऐसे बॉन्ड को ड्रॉ करते हैं और जो रिसीव कर रहा होता है उसकी तरफ ऐसे एरो हेड को लगा देते हैं। इसकी एग्जांपल के अंदर अमोनियम आयन आता है, NH3 मीन अमोनिया, और जब BCl3 जो है आपस में रिएक्शन करते हैं तो तब भी जो बॉन्ड बनता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अमोनियम आयन की। अगर हम अमोनियम आयन को देखें तो अमोनियम आयन के अंदर ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया किसका, अमोनिया का। अमोनिया के अंदर एक नाइट्रोजन होता है सेंटर के अंदर और 3 इसने बॉन्ड बनाए होते हैं ऐसे, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। अब मैंने आपको पीछे भी बताया था नाइट्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन तो इसने इस हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करके 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना दिए हैं, लेकिन इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां पर मौजूद है। जब यही अमोनिया का नाइट्रोजन अपने लोन पेयर्स जो है इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी को, इस प्रोटॉन को, इस हाइड्रोजन को देगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जैसे ये शेयर करेगा इसके साथ तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये यहां इससे डोनेट हो रही है किसकी तरफ, इस रिसिपिएंट की तरफ। और जब ये बॉन्ड बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो जाएंगे इन दो एटम्स के दरमियान, तो इस बॉन्ड को हम क्या नाम देंगे, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देंगे। तो यहां पर आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगी। अब आप देख सकते हैं कि अमोनिया जो है ये अपने जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो इसके साथ शेयर कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्रोटॉन के साथ, और अमोनियम आयन की फॉर्मेशन हो रही है। और एक बात और भी ध्यान में रखें कि जब भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो जो कॉम्प्लेक्स होता है, यानी जैसे यहाँ पर इस अमोनियम आयन के केस के अंदर बात करें, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर को डोनेट किया है, शेयर किया है, लिहाजा उसके ऊपर क्या हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है। उस डेफिशिएंसी को शो करने के लिए ये जो अमोनियम आयन बनेगा इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर हम क्या डाल देंगे, आयन यानी पॉजिटिव साइन डाल देंगे। पॉजिटिव साइन हमें बताएगा इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर, NH4 पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर पूरा क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। सो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही है। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं, अमोनिया जब रिएक्शन करता है BCl3 जो है यानी बोरान क्लोराइड जो हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उसके साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या होता है। देखिए ये जो बोरान है ये आप देख रहे हैं यहाँ पर इसने 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए, किसके साथ, इन 3 क्लोरीन के साथ। ठीक है, और इसके अंदर कितने एटम्स इसके पास हो गए हैं, ये 2 इसने यहाँ पर शेयर किए हैं, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, टोटल 6 मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन की इसके पास क्या है, कमी है, और 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, ये शेयर करेगा, तभी जाकर इसका जो ऑक्टेट रूल है वो कंप्लीट होगा, वो ओबे होगा। जबकि यहाँ पर हम अमोनिया की बात करें तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 ये हैं 4, 2 ये 6, 2 ये हैं 8, इसके पास इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। लेकिन ये क्या करता है, इस बोरान की कमी को दूर करने के लिए अपने ये जो लोन पेयर्स होते हैं वो इसके साथ क्या कर लेता है, म्यूचुअली शेयर कर लेता है। जैसे ही शेयर करता है तो हम बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होती है यहाँ पर वो हम इस तरह से एरो डालते हैं। ये एरो ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो नाइट्रोजन से इस मॉलिक्यूल से डोनेट हो रहे हैं, और उसको कौन एक्सेप्ट कर रहा है, इस मॉलिक्यूल का बोरान एक्सेप्ट कर रहा है। और ये जो बॉन्ड बन रहा है ये हमारे पास बॉन्ड कहलाता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, डेटिव बॉन्ड होता है। सो क्लियर होगी बात आपको। चलें नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लुईस स्ट्रक्चर।
अब लुईस स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं और लुईस स्ट्रक्चर के हवाले से 2-3 बातें हैं, वो आपको पता हो तो आप किसी भी मॉलिक्यूल का या कंपाउंड का आप लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। लुईस स्ट्रक्चर 2 बातें कहता है, 2 बातें अगर आपको याद हो जाए, समझ आ जाए, तो आप किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जब बनाने लगेंगे लुईस स्ट्रक्चर, तो आपने ये 2 बातें जो है इंप्लीमेंट करनी है, तो आपके पास लुईस स्ट्रक्चर बन जाएगा और आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। पहली बात ये ध्यान में रखें कि जो भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनको हम नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, मीन जो बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा नहीं ले रहे होते, उसको आपने डॉट से रिप्रेजेंट करना है किसी भी मॉलिक्यूल या एटम के ऊपर, या तो आपने किससे रिप्रेजेंट करना है, क्रॉस से रिप्रेजेंट करना है। इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको ज्यादा बात क्लियर होगी। अभी आप ये सुने। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे एटम्स के, जिनको हम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, जो कि बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उनको हमेशा आपने किससे शो करना है, लाइन से शो करना है बिटवीन दी एटम्स। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल की बात करते हैं। अगर हम वाटर मॉलिक्यूल का लुईस स्ट्रक्चर हमें कोई ड्रॉ करने का बोले तो आपने कैसे ड्रॉ करना है, आपने इनके अंदर इस जो भी मॉलिक्यूल आपको गिवन हो उसके आपने एटम्स को अलग अलग करके लिख देना और उसके वैलेंस शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन को लिख देना है। जैसे हाइड्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर मैंने लिख दिया, दूसरे हाइड्रोजन के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पर लिख दिया। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो इसके वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 4 और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये आपको नजर आ रहे हैं। अब ये ऐसे शो कर दीजिए, जैसे आप शो करोगे, अब इनमें से जो बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, उसको आपने किससे रिप्रेजेंट कर देना है, डैश से रिप्रेजेंट कर देना है। और जो बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे उनको आपने किससे शो करना है, उनको आपने डॉट से शो करना है या फिर उनको क्रॉस से शो करना है। अब देखें कैसे हो रहा है। अब देखें इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि इन 2 हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो लिहाजा क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है म्यूचुअल शेयर करेगा इस हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ, और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा। इससे क्या होगा कि इस ऑक्सीजन की कमी भी पूरी हो जाएगी, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे वैलेंस शेल के अंदर, और इन हाइड्रोजन के पास भी 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक हो गया। ये आप देख सकते हो स्ट्रक्चर के थ्रू कि इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ इधर शेयर कर लिए इस हाइड्रोजन के साथ, मींस एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर किया, एक हाइड्रोजन का था, तो 2 इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर हो गए। इससे एक बॉन्ड बन गया इन दोनों के दरमियान, और एक इलेक्ट्रॉन जो इस ऑक्सीजन का था वो इस हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसे म्यूचुअली शेयर हो गए और एक बॉन्ड यहां पर बन गया। और ये बॉन्ड आप देख सकते हो, जब भी बॉन्ड बन जाता है एटम्स के दरमियान तो उन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, जो यहां पर मैंने ड्रॉ किया, आप देख सकते हो। और जो इसके वैलेंस शेल के अंदर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स बच गए थे, जिन्होंने बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा नहीं लिया था, जिनको हमने नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कहा था, उनको ऐसे मैंने यहाँ पर किससे शो कर लिया, डॉट से शो कर लिया। अब ये जो आपके पास स्ट्रक्चर होगा, दिस विल बी दी लुईस स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये क्या होगा, दिस इज दी लुईस स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये लुईस स्ट्रक्चर है वाटर मॉलिक्यूल का। क्लियर होगी बात। और ये जो आपको सिंगल डैश यहाँ पर मैंने डाली है, ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर ये में 2 डैश डालता तो ये डबल कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है, अगर हमें 3 डालता तो ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है, जैसा कि हमने पहले पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड की फर्दर क्लासिफिकेशन। फर्दर कोवलेंट बॉन्ड को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक को हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और दूसरे को हम बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब नाम से जाहिर हो रहा है ऐसा टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जिसके अंदर कोई भी पोल्स नहीं बनेंगे। पोल से मुराद ये है कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव एंड नहीं बनेगा। ऐसे टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं, इट इज द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द एटम्स हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। अब देखें, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड है लिहाजा इसके अंदर जो बेसिक कंसेप्ट है वो तो वही होगा कि इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअली शेयरिंग होगी। तो एक बात तो यहां तक तो सेम ही है जैसा कि हमने कोवलेंट बॉन्ड के अंदर डिस्कस की थी। अब जो इससे बाद वाली बात आ रही है वो इसके नॉन पोलर या पोलर होने की यानी कंफर्मेशन कर रही है। अब ऐसे एटम्स जिनके दरमियान इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर होंगे और उन 2 एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिफरेंस 0 होगा, मींस उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, तो लिहाजा उनसे बनने वाला जो बॉन्ड होगा वो कैसा बॉन्ड होगा, नॉन पोलर बॉन्ड होगा।
अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से मुराद वही है कि जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। जब वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव साइन आ जाता है, दूसरे जिससे इलेक्ट्रॉन को खींचता है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव साइन आ जाता है। अब ये जो आप पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव साइन बनते हैं, ये जो पोल्स बन जाते हैं एक एटम के अंदर जब भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो उससे बनने वाला जो बॉन्ड होता है उसको फिर हम क्या कहते हैं, पोलर कहते हैं। जबकि नॉन पोलर के अंदर क्या होता है कि ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस नहीं बनते, पोल्स नहीं बनते, और जब पोल्स नहीं बनते तो लिहाजा वो जो बॉन्ड होता है वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। इसकी एग्जांपल के अंदर आते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जितने भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, मीन सिमिलर एटम से मिलकर बनने वाले, आइडेंटिकल एटम से मिलकर बनने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। वो क्यों बनाते हैं? देखें, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वही सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, इस हाइड्रोजन की भी है। अब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर सेम है। जब इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर सेम है तो इलेक्ट्रॉन किधर आ जाएंगे, यहाँ पर मिड के अंदर आ जाएंगे, म्यूचुअली शेयर हो जाएंगे। इन दोनों में से किसी के ऊपर भी कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, पोल्स नहीं बनेंगे, लिहाजा जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। इसी तरह से आप क्लोरीन के अंदर देख सकते हो, ये देखो यहाँ पर मैंने बनाया है स्ट्रक्चर। अब ये मिड के अंदर जो है क्या हो रहे हैं, ये यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम है। इस वजह से कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं बन रहा। सिमिलरली Cl2 के अंदर भी देख सकते हो, Br2 के अंदर भी देख सकते हो। लेकिन अगर हम पोलर बॉन्ड्स की बात करें तो पोलर बॉन्ड्स ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो कि अगेन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बनते हैं, लेकिन इनके अंदर जो एटम्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिफरेंट होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो पावर होती है, जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है। अब इसकी एग्जांपल में क्या आता है, HCl आता है, NH3 आता है, वाटर आता है। अब हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर HCl ले लिया और इससे समझाता हूँ मैं आपको। दूसरी जो एग्जांपल्स हैं उनको फिर आपने बुक से भी देख लेना और खुद आपको चीज वो क्लियर हो जाएगी। अब देखें, अब अगर हम अच्छा ये बात भी आपने ध्यान रखनी है कि जो नॉन पोलर होते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स, ये हमेशा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाए जाते हैं। होमो एटॉमिक, ठीक है, जब मींस आइडेंटिकल एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको होमो एटॉमिक बोलते हैं, तो उसके अंदर हमेशा बॉन्ड कौन सा होगा, नॉन पोलर। लेकिन जब हम पोलर की बात करते हैं तो ये हमेशा हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के दरमियान होते हैं, मींस वो वाले मॉलिक्यूल जिनके अंदर जो बॉन्डेड एटम्स होते हैं वो डिफरेंट हो, तब जो बॉन्ड बनता है उसको हम पोलर बॉन्ड बोलते हैं। क्यों कहते हैं, वो इस वजह से कहते हैं कि जो दो डिफरेंट एटम्स होते हैं उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, एक दूसरे से डिफरेंट होती है। जैसे यहाँ पर HCl के अंदर बात करें तो क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचता है। जब अपनी तरफ ज्यादा खींचता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पार्शियल नेगेटिव साइन आ जाता है। अब क्योंकि ये इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच रहा है, लिहाजा इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर दो पोल्स बन रहे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इस वजह से यहाँ पर जो कोवलेंट बॉन्ड होगा उसको हम कौन सा बॉन्ड बोलेंगे, पोलर कोवलेंट बॉन्ड बोलेंगे। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। इसके अलावा एग्जांपल यहाँ पर देख ले, मैंने वाटर की भी लिखी है। दो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं, अब क्योंकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज्यादा है किससे, हाइड्रोजन से, तो लिहाजा ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचेंगे, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव साइन आ जाएगा और इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव साइन आ जाएंगे। अब ये पोल्स जनरेट हो गए हैं, लिहाजा अब जो बनेगा ये कोवलेंट बॉन्ड, इनको हम बोलेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। क्लियर होगी बात। और इनके दरमियान जो वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड बनते हैं, इनके अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो 104.5 डिग्री होता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपने ध्यान में रखना है। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल होता है इसकी जो शेप होती है वो कैसी शेप होती है, वो बैंड शेप होती है। हम कहते हैं बैंड शेप होती है, या इसको एंगुलर भी कह सकते हैं। ठीक है, ये शेप आपने ध्यान में रखनी है। अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया के अंदर 3 हाइड्रोजन होते हैं, एक नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव साइन आ जाता है, ये आप देख सकते हैं, और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव साइन आ जाते हैं। अब जो ये वहां पर बॉन्ड बनते हैं 3, ये वाले, ये सारे कैसे होते हैं, ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। और इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होता है वो 107 डिग्री होता है। और यहाँ पर जो शेप होती है अमोनिया की वो कैसी होती है, वो ट्राइगोनल होती है। कैसी होती है, ट्राइगोनल होती है।
ये चीज़ आपको आगे भी चलकर मैं क्लियर कर दूंगा, जब हम इसके शेप्स पढ़ेंगे वहां पर भी आपको ये सारी जाकर बातें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं मेटालिक बॉन्डिंग को। मेटालिक बॉन्डिंग नाम से जाहिर हो रहा है, ये ऐसी टाइप ऑफ बॉन्डिंग है जो कि मेटल्स के दरमियान होती है। मींस जब मेटल्स ही आपस में जुड़ते हैं तब उनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग बोलते हैं। जो मेटालिक क्रिस्टल्स आप लोग देखते हो, मेटालिक लैटिसेस देखते हो, मींस जब बहुत ज्यादा एटम्स आपस में बॉन्डिंग करते हैं, मिलते हैं, तो उनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग बोलते हैं। इसकी एग्जांपल के अंदर, मेटल्स की एग्जांपल के अंदर एल्यूमिनियम आता है। इस हिसाब से दिस इज द सिंबल ऑफ सिल्वर, दिस इज द सिंबल ऑफ कॉपर एंड पीटी इज द सिंबल ऑफ प्लेटिनियम। इस हिसाब से जितने भी फर्स्ट, टू एंड थर्ड, यानी फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स आते हैं, वो तमाम के तमाम क्या है, मेटल्स हैं। उनको आप ले सकते हैं। अब जब भी मेटल्स एक दूसरे के साथ जब भी मेटल्स जो होते हैं वो एटम्स आपस में जुड़ते हैं, तो वो जो है वो क्या करते हैं, वो एटम्स से मिलकर मींस मेटल्स के बारे में यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मेटल्स जो होते हैं वो एटम्स से मिलकर बनते हैं। मींस जब बहुत ज़्यादा मेटल के एटम्स आपस में मिलते हैं तो मेटल की फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो है वो जुड़ते नहीं है। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, गोल्ड होता है जो प्योर फॉर्म के अंदर होता है, तो ये जो गोल्ड का सैंपल होता है जो हम लेते हैं, इसका जो पूरा लैटिस लेते हैं, वो गोल्ड एटम से मिलकर बनता है, गोल्ड के मॉलिक्यूल से मिलकर नहीं बनता। क्लियर होगी बात? मीन्स अभी आप इसके कहने का मुराद ये है कि आप कभी भी Ag2 या Na2 या इसी तरह से आप जो है Pt2 नहीं देखेंगे। मीन्स इनके कभी भी मॉलिक्यूल्स नहीं देखेंगे। हमेशा जब भी इनके आप लैटिसेस की बात करोगे तो वो जो लैटिसेस होंगे वो बहुत ज्यादा एटम से मिलकर बनेगा, बहुत ज्यादा मेटल्स के एटम से मिलकर बनेगा। ये चीज समझाना चाह रहा है आपको। जब हम एटम्स की बात करें, जो मेटालिक सॉलिड्स होते हैं, मींस जो मेटल्स होते हैं जो कि सॉलिड इन नेचर होते हैं, उनके अंदर जो एटम्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं एक दूसरे के साथ। और ये जो टाइटली बाउंडिंग होती है इन दोनों के दरमियान, ना ही वो आयनिक बॉन्ड होता है, ना ही वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, वो तीसरी तरह का बॉन्ड होता है जिसको क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर होगी बात? अब उसके बाद हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स के अंदर जो बॉन्ड होता है वो मेटालिक बॉन्ड होता है, जो कि वेरियस थ्योरीज जो है इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम पढ़ते हैं। उसमें से एक थ्योरी आपकी बुक के अंदर मेंशन है, वो हम डिस्कस करेंगे, विच इज इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी, जिसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। अब इसको इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी क्यों कहते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी क्यों कहते हैं, वो आपने समझना है। देखिए, जब भी मेटल्स एटम से मिलकर बनता है, तो जब भी मेटल्स के अंदर मौजूद जो एटम्स होते हैं वो बाउंड करते हैं, यानी वो एक दूसरे के साथ जब बॉन्डिंग करते हैं तो वो जो एटम्स होता है उसको सराउंड कर लेते हैं हर तरफ से दूसरे एटम्स। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा। ये आप देख सकते हैं कि ये एक एक एटम जो है वो किसका मौजूद है, ये मेटल का मौजूद है। और इस मेटल के एटम को अगर आप देखें तो इसने भी घेरा हुआ है, इसने भी सराउंड किया हुआ है, इसने भी सराउंड किया हुआ है, इसने भी सराउंड किया है। इसके चारों तरफ से क्या हो रही है, अट्रैक्शन हो रही है। तो यही चीज बता रहा है, जब भी मेटल के जो एटम्स होते हैं उनको हम बॉन्डिंग के अंदर शो करते हैं तो वो क्या करते हैं, चारों तरफ से जो है उनको सराउंड किया होता है दूसरे एटम्स ने। क्लियर होगी बात? अब मेटालिक लैटिस की बात करें तो इसके अंदर जो एटम्स इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, अपने आउटर इलेक्ट्रॉन्स को, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एटम ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ये इलेक्ट्रॉन, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव साइन आ गया है। क्लियर होगी? और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इन एटम्स के, इन पॉजिटिव चार्ज जो एटम्स होते हैं इनके दरमियान में आ जाते हैं, इनके इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर वही चीज मैंने लिखी है कि एटम जैसे ही इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसके ऊपर पॉजिटिव साइन आ जाता है, केटायन की फॉर्मेशन कर देता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये अब डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन हो जाता है, मींस इसके ऊपर किसी भी एटम का होल्ड नहीं होता, ये इजीली मूव कर सकता है इस पूरे लैटिस के अंदर। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ भी मूव कर सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, जहाँ पर इसका दिल करेगा वहां पर ये मूव करेगा। तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है एटम का, मेटल एटम का, जो कि रिलीज हो जाता है, रिमूव हो जाता है, वो अब किसी भी एटम का हिस्सा नहीं होता, वो डीलोकलाइज हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन मोबाइल इलेक्ट्रॉन होता है, मोबाइल से मुराद क्या होता है, मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है। और इस तरह से ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन जाता है, मींस सारे एटम्स जब एक एक इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी वजह से इस थ्योरी को इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी भी कहा जाता है। इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो बहुत ज्यादा रिलीज हो जाती है लैटिस के अंदर, और वो एक सी लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, मींस इलेक्ट्रॉन का सी बन जाता है, इलेक्ट्रॉन का समुंदर हो जाता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, जिस वजह से इस थ्योरी को हम
इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी भी कहते हैं। क्लियर होगी बात। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर मूव करते हैं, ये मेटल आयंस के जो मेटल आयंस बनते हैं पॉजिटिवली चार्ज, उनके साथ ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर चले जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। मींस ये पॉजिटिवली चार्ज एटम है जिसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया, और ये नेगेटिवली चार्ज क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये भी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, ये भी नेगेटिव। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि इस पॉजिटिव एटम के दरमियान और इस नेगेटिवली चार्ज आयन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन को क्या कहा जाता है, इस अट्रैक्शन को मेटालिक बॉन्ड कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेंटर के अंदर मेटालिक आयन मौजूद है पॉजिटिवली चार्ज, इसको चारों तरफ से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, घेर लेते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन होती है इस पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक आयन के साथ, इस टाइप ऑफ फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग बोलते हैं। ये आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की शेप्स के हवाले से अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल जो होता है वो बहुत ज्यादा स्मॉल इन साइज होता है, इस वजह से हम इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते। मींस हम इंसानी जो हमारे यानी आंखें हैं इससे हम इन मॉलिक्यूल्स को या एटम्स को नहीं देख सकते। ये बहुत छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं। इनको देखने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज की जाती हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स और एनालिसिस किए जाते हैं, और साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स और एनालिसिस के बेस पर कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी शेप्स के हवाले से बातें की हैं, कुछ थ्योरीज भी दी हैं, जिसके अंदर आप वेस्पर थ्योरी पढ़ोगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ोगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ोगे। तीनों थ्योरीज जो है आप फर्स्ट ईयर के अंदर जाकर पढ़ोगे। अभी सिर्फ आपने जो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उनके नाम ध्यान रखने हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स की लीनियर शेप होती है, कुछ की ट्रायंगुलर शेप होती है, कुछ की टेट्राहेड्रल शेप होती है, कुछ की पैरामीटर शेप होती है, कुछ इसके अलावा भी शेप रखते हैं। ये सारी शेप्स कैसी दिखाई देती हैं और ये किन किन एटम्स मॉलिक्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, उनकी एग्जांपल्स भी यहाँ पर मैंने लिखी हैं, वो भी आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। यहाँ पर देखिए अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर जो शेप होती है इस मॉलिक्यूल की वो लीनियर शेप होती है। लीनियर शेप से मुराद ये है कि कार्बन ऐसे सेंटर के अंदर होता है और डबल बॉन्ड इसने ऑक्सीजन के साथ बनाता है और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बनाया होता है। अब ये जो शेप आप देख रहे हो ये लीनियर शेप है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की, और इसके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अगर हम वाटर की बात करें H2O की, इसकी जो शेप होती है वो एंगुलर शेप होती है, जो कि मैं पहले ही बना चुका हूं। ऐसे ऑक्सीजन सेंटर के अंदर होता है और यहाँ पर इसने दो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाए होते हैं, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। इस शेप को हम क्या कहते हैं, एंगुलर शेप कहते हैं। और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, वो हमारे पास होता है 104.5 डिग्री। क्लियर होगी बात। अगर हम BF3 की बात करें तो BF3 जो होता है अपने मॉलिक्यूल की ट्रायंगुलर प्लेनर शेप शो करता है, और ये ट्रायंगुलर प्लेनर शेप कैसे बनती है वो आपने यहाँ पर देखना है। यहाँ पर अगर हम बनाएं ऐसे B सेंटर के अंदर होता है और इस तरह से क्या होते हैं, ऐसे F लगे होते हैं, फ्लोरीन के मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं। अब ये जो आप शेप देख रहे हैं दिस इज ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर क्यों बोल रहे हैं, एक ट्रायंगल बना रहा है ऐसे, देखिए आप इसको अटैच करें तो ये ट्रायंगल बना रहा है। और प्लेनर इसलिए बोल रहे हैं कि तीनों के तीनों जो बॉन्ड्स हैं फ्लोरीन है ये सेम प्लेन के अंदर आते हैं, जैसे हम इसको ट्रायंगुलर प्लेनर कहते हैं। और इनके दरमियान दो बॉन्ड्स के दरमियान जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड 120 डिग्री होता है, ठीक है। और अगर हम मीथेन की बात करें CH4 की, इसकी जो शेप होती है मॉलिक्यूल की वो टेट्राहेड्रॉन शेप होती है। और टेट्राहेड्रॉन शेप कैसे बनाई जाती है, ऐसे कार्बन सेंटर के अंदर होता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। अब ये जो आपको शेप नजर आती है इस तरह से, ये शेप कहलाती है टेट्राहेड्रॉन शेप, ये टेट्राहेड्रल शेप भी इसको कहते हैं। और इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 109.5 डिग्री होता है। क्लियर होगी बात। और अगर हम लास्ट के अंदर अमोनिया की बात करें, अमोनिया की जो शेप होती है वो ट्रायंगुलर पिरामिडल होती है। और इसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे नाइट्रोजन सेंटर के अंदर होता है, इसने ऐसे 3 बॉन्ड बनाए होते हैं, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। और ये आपको क्या नजर आ रहा है, ये एक ट्रायंगल आपको नजर आ रही होगी इस तरह से, ठीक है। और इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है नाइट्रोजन के पास, जो कि ऐसे शो करते हैं हम। अब ये जो शेप आपको नजर आ रही है दिस इज ट्रायंगुलर पिरामिडल, ठीक है। ये शेप कौन शो करता है, ये अमोनिया के मॉलिक्यूल शो करते हैं। और इनके बॉन्ड्स के दरमियान जो बॉन्ड एंगल होता है वो 106.7 डिग्री होता है। तो ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है आपकी बुक के अंदर भी लिखी हुई है, मैंने आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके भी बताए हैं। ये स्ट्रक्चर्स भी आपके ज़हन के अंदर होने चाहिए और एग्जांपल्स भी ज़हन के अंदर होनी चाहिए कि किस मॉलिक्यूल के अंदर कौन सी शेप होती है, उसका बॉन्ड एंगल क्या होता है। ये एमसीक्यूज के अंदर आपके आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, ये आपने क्लियर करना है।
देन हम बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस की। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में आपको पहले बता चुका हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इंट्रामॉलिक्यूलर क्योंकि इसके लफ्ज के अंदर ए आ रहा है तो इससे आप ध्यान में रख लेंगे कि ऐसी टाइप ऑफ अट्रैक्शन होती है जो कि एटम्स के दरमियान होती है। और इसकी एग्जांपल के अंदर कौन कौन सी आती हैं? इसके अंदर आयनिक बॉन्डिंग आती है इसकी एग्जांपल के अंदर, इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड आते हैं, इसके अंदर डेटिव बॉन्ड होता है, इसके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग जो होती है, ये तमाम तरह की जो बॉन्डिंग होती है एटम्स के दरमियान होती है। और इस बॉन्डिंग के हवाले से, इस फोर्सेस के हवाले से हम ये कहते हैं कि जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती है वीकर होती हैं। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से भी देख सकते हो कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो 25 टाइम्स लेस होती है, वीकर होती है देन द कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड किस टाइप ऑफ फोर्सेस के अंदर आता है? इंट्रा के अंदर। सो आप देख सकते हो इंट्रा वाला जो कोवलेंट बॉन्ड है ये 25 टाइम जो है ज्यादा स्ट्रांग है किससे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। अब इसकी एग्जांपल आप इसको एक्सपेरिमेंटली इस तरह से भी डिटरमाइन किया जाता है, अगर आप वाटर का मॉलिक्यूल लो और वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड है उसको अगर आप तोड़ो तो आपको 464 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। इतनी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है। लेकिन जैसे ही आप इस वाटर मॉलिक्यूल को दरमियान जो पाई जाने वाली बॉन्डिंग है इसको तोड़ोगे तो उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो 19 किलो जूल एनर्जी चाहिए होती है। अब ये एनर्जी जो आप देख रहे हो बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू दिस 464 एनर्जी जो कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन है। ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन के अंदर आता है जो कि कोवलेंट बॉन्ड होता है और इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। और जिस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है इससे मुराद क्या है कि वो ज्यादा स्ट्रांग है। जो वीक है उसको थोड़ी सी एनर्जी हमने दी वो टूट गया, जैसा कि इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान तोड़ने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। क्लियर होगी बात? अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के हवाले से हम ये कहते हैं कि वो जैसे सॉलिड्स की अगर हम बात करें, सॉलिड्स के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है वो स्ट्रांग होती है। फिर देन लिक्विड्स के और गैसेस के अंदर सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ होती है। वो इस वजह से कि गैसेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंसेस पर होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, जिसकी वजह से इंटरेक्शन और ज्यादा कमजोर हो जाती है और ज्यादा कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उनको तोड़ने के लिए। क्लियर होगी बात? अब मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट हम किसी भी सॉलिड का लिक्विड का जब हम निकालते हैं, डिटरमाइन करते हैं तो वो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस निकालते हैं, ना कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जितनी भी हैं, जैसे हम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बेसिकली बात करें तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ के ऊपर बेस करता है। ठीक होगी बात? नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आपकी बुक के अंदर 2 मेंशन है, 2 डिस्कस करेंगे, तीसरी जो है आप हायर ग्रेड्स के अंदर जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर जाकर पढ़ोगे। पहले हम देखेंगे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, दूसरी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और तीसरी होती है लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। इन तीनों को कलेक्टिवली हम क्या नाम देते हैं? वंडर वॉल फोर्सेस का भी नाम देते हैं। यहां तक आपको बात क्लियर होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन को। अगर हम डायपोल डायपोल अट्रैक्शन की बात करें तो नाम से जाहिर हो रहा है कि ये ऐसी टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। यहाँ पर साथ में मैं लिख भी लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने नहीं लिखा। इट इज द टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस जो कि बिटवीन पॉजिटिव पोल ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल की होती है एंड नेगेटिव पोल ऑफ अदर पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान होती है। अब इसको थोड़ा सा समझना आपने। देखें, ये ऐसी टाइप ऑफ अट्रैक्शन होती है, ऐसी टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है जिसके अंदर क्या होता है कि एक पोलर मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करता है। वो इस तरह से इंटरेक्शन करता है कि एक पोलर मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव पोल होता है वो दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के नेगेटिव पोल के आमने सामने आ जाता है और इस वजह से जो इंटरेक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। अब इसको हम डायपोल इंटरेक्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर एक पोलर मॉलिक्यूल जो है वो इंटरेक्शन शो करता है किसके साथ? दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के साथ। और आप जानते हैं कि जो पोलर मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर पॉजिटिव पोल होता है एक एंड पर और दूसरे एंड पर नेगेटिव पोल होता है। और इस तरह से इस पोलर मॉलिक्यूल के अंदर भी एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरे एंड पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल जो है वो 2 पोल्स की फॉर्मेशन करता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? डायपोल कह सकते हैं। डायपोल, डाय बोलते हैं 2 को एंड पोल मीन
दो डिफरेंट चार्जेस वाले, ठीक है। एक पॉजिटिव वाला एंड होगा, एक नेगेटिव वाला एंड होगा। सिमिलरली इसके अंदर भी एक पॉजिटिव एंड होगा, एक नेगेटिव एंड होगा। लिहाजा इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, इस पोलर मॉलिक्यूल को भी हम डायपोल कह सकते हैं। अब इस पोलर मॉलिक्यूल के डायपोल और इसके दरमियान जो इंटरेक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होगी। और ये भी किस तरह से होगी कि इस पोलर मॉलिक्यूल का जब नेगेटिव एंड जो है इस पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड के साथ, या इस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड इस मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड के साथ इंटरेक्शन करेगा, देन उस टाइप ऑफ इंटरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बोलेंगे। और आप ये भी जानते हो, मैं आपको पहले पढ़ा के आ चुका हूं कि जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स हमने पढ़े थे, वो किस वजह से पोलर कहलाते हैं कि उनके दरमियान, फॉर एग्जांपल ए बी की हम बात करें, उसमें मैंने आपको बताया था कि इन दो के दरमियान अगर म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है बॉन्ड की, और इसमें से अगर एक एटम जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा, जबकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब ये दो पोल्स क्रिएट हो गए हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर, इसको लिहाजा हम क्या बोलेंगे, डायपोल बोलेंगे। और किस वजह से पोल्स क्रिएट हुए हैं, ड्यू टू दी डिफरेंस इन दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, इसकी कम थी, लिहाजा इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, अपनी तरफ ज्यादा खींच लिए। तो ये बात ध्यान में रखना, कोई भी मोलर मॉलिक्यूल उस वजह से पोलर होता है, उस वजह से अपने अंदर दो डिफरेंट चार्जेस वाले एंड्स बनाता है, जब उन एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो, ज्यादा हो। मींस एक इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और दूसरा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, देन उनके दरमियान जो बॉन्डिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। इस एग्जांपल के अंदर हम लेते हैं, जैसे हम HCl एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम NH3 की एग्जांपल लेते हैं, इस तरह से H2S की एग्जांपल लेते हैं, H2O की लेते हैं। अब ये जितने भी मैंने मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, इन सारों को अगर आप देखो तो ये सारे के सारे क्या हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। अब जब यही पोलर मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्शन करेंगे, देन उनके दरमियान जो पॉजिटिव एंड दूसरे के नेगेटिव एंड के साथ बॉन्डिंग करेगा, तो उसको हम डायपोल डायपोल इंटरेक्शन लेंगे। इसकी एग्जांपल मैं HCl की ले लेता हूं। देखिए HCl के अंदर आप जानते हो, देखो यहां पर ये HCl है, HCl के अंदर आप जानते हो जो क्लोरीन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, और इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। अब यही जो HCl का मॉलिक्यूल है, जब दूसरे HCl के मॉलिक्यूल के ऐसे करीब आएगा तो इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव। अब इस पोलर मॉलिक्यूल के इस नेगेटिव एंड की इंटरेक्शन जब होगी दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड के साथ, तो इस टाइप ऑफ इंटरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बोलेंगे। क्लियर हो रही है आपको बात, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बोलेंगे। राइटिंग मेरी गंदी मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि टाइम ताकि कम से कम यूज हो। अगर इसको मैं अच्छा करके लिखूंगा आपके सामने तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और ये लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। इसलिए मैं कोशिश यही करता हूं कि पहले से नोट्स बना लूं अच्छे करके, नीट एंड क्लीन और कलरफुल नोट्स, ताकि आपको फिर वो जब मैं प्रोवाइड करूं तो आप आसानी से उनसे लर्न कर सकें। और ये भी जो चीज़ें अभी मैं लिख रहा हूं इनको भी देन फिर लेक्चर के बाद मैं ऐसा करता होता हूं कि इनको दोबारा से अच्छा करके नीट करके लिखता हूं और देन फिर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर देता हूं, जिस लिंक से आप जो है उसको डाउनलोड ईजिली कर सकते हैं। ठीक होगी बात। तो ये इस तरह से इंटरेक्शन आपको क्लियर हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। और HCl के हवाले से आपकी बुक के अंदर ये बात लिखी हुई है कि HCl के दरमियान, यानी HCl का मॉलिक्यूल जब अपने ऐसे HCl मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करता है, जिसको हम डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा वीक इंटरेक्शन होती है, क्योंकि इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इस इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3.3 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इतनी कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि जो HCl का मॉलिक्यूल होता है वो -85 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी क्या कर जाता है, बॉयल कर जाता है। इसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होता है, वो इसी वजह से कि इसके दरमियान जो इंटरेक्शन होती है वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होती है और वो वीक होती है। क्लियर होगी बात। चलें जी, नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से आपने यहाँ पर क्लियर करना है, सारे डाउट्स को क्लियर करना है, क्योंकि ये आगे चलकर यही बेस बनेगा और आगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर आप यही सारी चीजें पढ़ोगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या मुराद है, देखें हम ये कहते हैं कि वो मॉलिक्यूल, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर क्या हो, हाइड्रोजन जो है वो कोवलेंटली बॉन्ड हो किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन तीन में से कोई होना चाहिए, या तो वो फ्लोरीन होना चाहिए, या तो वो ऑक्सीजन होना चाहिए, या तो वो क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन होना चाहिए। इसको
इन तीनों के बारे में हम ये कहते हैं कि दीज थ्री आर दी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर 1118 एलिमेंट्स जो है उन सारों में से ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो जब भी हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है ये किसी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड बना रहा होता है इन तीनों में से किसी एटम के साथ, तो देन उस मॉलिक्यूल के बारे में हम ये कहते हैं कि वो मॉलिक्यूल हाईली पोलर होता है। क्या होता है? हाईली पोलर होता है। वो हाईली पोलर इस वजह से होता है कि इन एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव साइन आता है और वो इस हाइड्रोजन से क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा फोर्सफुली अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसकी वजह से इस हाइड्रोजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आता है वो ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आता है तो अब जब ये पोलर मॉलिक्यूल जिसके अंदर ये पॉजिटिवली चार्ज रखने वाला जो हाइड्रोजन है वो मौजूद है, जब ये दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड के साथ अट्रैक्शन करता है तो इस टाइप ऑफ बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर कौन सा एटम इन्वॉल्व होता है? हाइड्रोजन एटम इन्वॉल्व होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज इन्वॉल्व होता है। तो बात आपको क्लियर हो रही है? अब देखें, अब इसकी एग्जांपल के अंदर हम लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं वाटर की एग्जांपल लेता हूं। देखिए आप यहां पर, ये मैं यहां पर वाटर का मॉलिक्यूल ड्रॉ कर रहा हूं। अब ये वाटर का जो मॉलिक्यूल है ये पोलर मॉलिक्यूल आप जानते हैं। पोलर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो ऑक्सीजन है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के अंदर आता है, जहां पर जैसे मैंने आपको बताया इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, लिहाजा इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव साइन आएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव साइन आएंगे। ठीक है, अब यही वाटर का मॉलिक्यूल जब दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के करीब आएगा तो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव साइन है वो क्या करेगा? इस नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ क्या करेगा? इंट्रैक्शन शो करेगा। वो आप जानते हो क्यों करेगा? क्योंकि ये दोनों क्या है? अपोजिट चार्ज है, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इस वजह से ये जो बॉन्डिंग होगी इसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों कहा? क्योंकि इसके अंदर हमेशा एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन क्या होगा? इन्वॉल्व होगा। अगर हाइड्रोजन नहीं यहां पर होगा, कोई और पॉजिटिव चार्ज होगा, देन फिर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, देन फिर वो क्या कहलाएगी? डायपोल डायपोल फोर्सेस कहलाएंगी, जो हमने प्रीवियस स्लाइड के ऊपर पढ़ा। तो डायपोल डायपोल फोर्सेस के अंदर कोई कैद नहीं है एटम की, कि एटम कोई सा भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एन होने चाहिए बस। लेकिन जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। जब एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अट्रैक्शन करता है तो उस टाइप ऑफ फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये बात आपको समझ आ गई। इसी तरह से हम HF की एग्जांपल ले लेते हैं। देखें HF में देखिए अगर आप, तो हाइड्रोजन है, इसने कोवलेंटली बॉन्ड बनाया हुआ है किसके साथ? फ्लोरीन के साथ। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव साइन आ जाएगा। अब यही HF का मॉलिक्यूल जब दूसरे HF के मॉलिक्यूल के सामने आएगा तो इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज है? ऐसे चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। एंड दिस इज द टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो रही है। तो क्लियर हो रही है आपको बात? सो ये चीज आपने अच्छे तरीके से यहां पर समझ लेनी है। अब हम जाते हैं एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसकी एप्लीकेशंस क्या है? देखिए मैंने आपको कहा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये एग्जांपल आती है किसकी? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। किसकी एग्जांपल आती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या अट्रैक्शंस होती हैं वो बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स होती हैं। किसके दरमियान होती हैं? बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स होती हैं। इस वजह से ये जो टाइप ऑफ अट्रैक्शन होती है, जैसे हम स्पेशली बात करें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो आप वाटर देखते हो लिक्विड फॉर्म के अंदर, वो इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो तो वाटर कभी भी आपको लिक्विड फॉर्म के अंदर नहीं मिलता, हमेशा वो गैसियस स्टेट के अंदर होता है या फिर सॉलिड स्टेट के अंदर होता है। तो ये बात आपने अच्छी तरीके से समझ में रखनी है। इसके अलावा जितने भी आप प्रोटीन, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स देखते हो, जैसे प्रोटीन्स देखते हो, जैसे DNA वगैरह देखते हो, इनकी भी जब हम स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं तो उनके अंदर क्या चीज मौजूद होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो कि उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमें बताती है। इसी तरह से आप जो दूसरे मटेरियल्स देखते हो, जैसे ग्लू देखते हो, इस तरह से आप पेंट्स देखते हो, डाइज देखते हो, ये सारे भी ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स के दरमियान मौजूद होती है, जो कि उन डाइज को, उन पेंट्स को, उन मटेरियल्स को एडेसिव नेचर देती है, और वो इस वजह से दूसरे सर्फेसिस के ऊपर, जैसे वॉल्स ऑफ
जो हमारे घरों की वॉल होती हैं उनके ऊपर क्या कर जाते हैं, चिपक जाते हैं एडहेसिव नेचर रखने की वजह से। सो ये सारी चीज़ें आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही इन मटीरियल्स के अंदर नजर आती है। क्लियर होगी बात। इस तरह से हम, आपकी बुक के अंदर एक वर्डिंग भी लिखी हुई है कि जो सिंथेटिक रेजन्स होते हैं वो भी दो सरफेसेस को आपस में बाइंड करने में मदद देते हैं, और वो भी किस वजह से बाइंड करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन की वजह से ही उसको क्या कर सकते हैं, बाइंड करवा सकते हैं। सो आप जितनी भी नेचर के अंदर चीज़ें देखते हो जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस की, जैसे वाटर की प्रॉपर्टीज डिस्कस की, जैसे प्रोटीन, DNA हो गए, इस तरह से जो पेंट्स हैं, रेजन्स हैं, ग्लूज हैं, इन सारों के दरमियान जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान जो बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो कि इनको करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज देती है। ठीक होगी बात। नेक्स्ट चीज हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी तो हमने देखा एप्लीकेशंस क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, अब हम देख रहे हैं कि इस हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या है। सो हाइड्रोजन बॉन्ड के हवाले से ये चीज आपने बहुत अच्छे तरीके से MCQs के लिए ध्यान में रखनी है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्गर होता है डाइपोल डाइपोल फोर्स से। किससे स्ट्रॉन्गर होता है, डायपोल डायपोल फोर्सेस से या डायपोल डायपोल इंटरेक्शन से स्ट्रॉन्गर होता है। ये चीज आपने MCQs के डिजाइन में रखनी है। लेकिन हम इसके बारे में ये कहते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ये वीकर होता है एज कंपेयर टू कोवलेंट बॉन्ड। तो आपको एकदम आपके जहन में क्लियर हो रही होगी बात, क्यों ये वीकर होता है कोवलेंट बॉन्ड से, क्यों, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की एग्जांपल में आता है, और जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर एग्जाम्पल के अंदर आता है। और मैं आपको शुरू के अंदर बता के आ चुका हूं कि जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ये स्ट्रॉन्गर होती हैं एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इस वजह से जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं, किससे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है अपनी जैसी फोर्सेस के अंदर अगर हम देखें तो डायपोल डायपोल फोर्सेस से क्या होता है, ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये बात आपको क्लियर होगी। दूसरी बात हम ये कहते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये हमेशा डायरेक्शनल होता है। क्या होता है, डायरेक्शनल से मुराद ये है कि ये हमेशा जो इसमें अट्रैक्शन होती है वो हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल का इन्वॉल्व होता है और दूसरे का कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन्वॉल्व होता है। सो एक डायरेक्शन आप देखते हो बॉन्ड के अंदर। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जस्ट लाइक कोवलेंट बॉन्ड, ये क्या होता है, डायरेक्शनल इन नेचर होता है। आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है। तो ये चीजें मैं आपको पहले बता के आ चुका हूं। और उसके बाद हम ये भी कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो एक नेटवर्क ऑफ चेन्स बनता है, जो नेटवर्क ऑफ मॉलिक्यूल्स बनता है, जो लॉन्ग चेन्स बनती हैं, वो ड्यू टू दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही होता है। जो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, एक लंबी चेन बनाते हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही होते हैं। और ये तमाम प्रॉपर्टीज आपकी बुक के अंदर मेंशन है जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस की। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज। अब सबसे पहले हम आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। अब आयनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड्स होते हैं। और आयनिक बॉन्ड्स कैसे बॉन्ड्स होते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड्स भी कहते हैं। और इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट टॉपिक जो है मैं आपको इसी चैप्टर के अंदर अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा के आ चुका हूं। अब इन कंपाउंड्स जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है, जिनको हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं वो यहां पर मैंने मेंशन की है, वो आपके साथ साथ डिस्कस करता हूं। पहली प्रॉपर्टी ये होती है आयनिक कंपाउंड्स की कि ये सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। रूम टेम्परेचर के एग्जांपल, रूम टेम्परेचर को हम लेते हैं ऑलमोस्ट केमिस्ट्री के अंदर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जब भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात की जाती है तो वो रूम टेम्परेचर कंसिडर किया जाता है। और इस टेम्परेचर के ऊपर जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर। क्लियर होगी बात। उसके बाद हम ये कहते हैं कि आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, इनकी शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से ये मुराद है कि जैसे ही हम इन कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचते हैं तो एकदम वो क्या करने लग जाते हैं, बॉयल करने लग जाते हैं। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, शार्प मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का होना। ठीक हो गई। देन उसके बाद हम आयनिक बॉन्ड्स के बारे में ये कहते हैं कि ये सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। जैसे एग्जांपल लें हम वाटर की। वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, पोलर कंपाउंड है, पोलर मॉलिक्यूल है। अब इसके अंदर कौन सी चीज हल हो सकती है, पोलर ही सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता है। तो लिहाजा यहां पर जो आयनिक कंपाउंड्स है, क्योंकि ये पोलर इन नेचर होते हैं, क्योंकि इनके अंदर पोल्स बनती हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव, लिहाजा ये पोलर सॉल्वेंट्स जस्ट लाइक वाटर के अंदर जो है वो डिसॉल्व हो सकते हैं, सॉल्युबल होते हैं। जबकि नॉन पोलर्स जब हम सॉल्वेंट्स लेंगे तो उनके अंदर ये सॉल्युबल नहीं होंगे। वो चीज आपको पता है, लाइक डिसॉल्व लाइक वाली। नेक्स्ट चीज अगर हम बात करें तो ये जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये गुड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं मोल्टन और सोल्यूशन फॉर्म के अंदर। मींस जब भी हम आयनिक कंपाउंड्स को एक्वस मीडियम के अंदर डालते हैं, इनके सॉल्यूशंस बनाते हैं या इनको हीट करके मेल्ट करते हैं, तो इनके जब सॉल्यूशंस हमें जो मिलते हैं मोल्टन और सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर, वो गुड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। गुड इलेक्ट्रोलाइट्स से मुराद है कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को, हीट को कंडक्ट करवा सकते हैं बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयंस।
पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। क्लियर होगी बात। और लास्ट बात हम ये कहते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये आयनिक बॉन्ड्स जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, जो कि अभी थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कशन की। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। अब कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर जो बॉन्डिंग होती है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। और जब भी दो आइटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्डिंग होती है तो रिजल्ट के अंदर जो हमारे पास कंपाउंड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड बोलते हैं। और ये जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड होता है, इस मॉलिक्यूलर कंपाउंड के बारे में हम ये कहते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिपेंड करती है इन तीन फैक्टर्स के ऊपर। एक ज्योमेट्री और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल के ऊपर, दूसरा उस मॉलिक्यूल की पोलैरिटी के ऊपर, मींस वो कितना पोलर है या नॉन पोलर है, और तीसरा साथ में उसके हम देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उसके अंदर कितनी स्ट्रांग है या वीक है। और एक चीज हम ये भी देखते हैं कि उसके अंदर बॉन्ड टाइप कौन सा है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है, डबल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है। तो इन तीन यानी बेस, इन तीन चीजों की बेस पर हम फिर बताते हैं किसी भी कोवलेंट कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज। अगर ये तीन चीजें आपको पता हो किसी भी कोवलेंट कंपाउंड के बारे में, तो देन आप उसकी क्या बता सकते हो, कोई भी प्रॉपर्टी उसकी बता सकते हो। अब इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर कौन कौन सी आती है वो यहां पर मैंने लिखी है कि कोवलेंट कंपाउंड की जो रिएक्शंस होते हैं वो मोल्टन या सोल्यूशन फॉर्म के अंदर होते हैं। कंपाउंड्स जो होते हैं वो कैटाइन और एनाइन से मिलकर बनते हैं। ठीक है, अच्छा ये सॉरी उसकी चीजें हैं, ये हमने जो यहां पर डिस्कस किया था ना आयनिक बॉन्ड, ये आयनिक बॉन्ड की यहां पर मैंने चीज लिखी हुई है, 2 पॉइंट्स रह गए थे वो यहां पर डिस्कस किए हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनके अंदर कैटाइंस और एनाइंस बनते हैं, मीन पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस बनते हैं। और ये मोल्टन और सोल्यूशन फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, रिएक्शंस को कैरी आउट करते हैं। और अगर हम कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज की अभी हम बात करें तो इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। ठीक है, और लो होने से मुराद क्यों लो होते हैं, क्योंकि ये जो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर इंटरेक्शंस होती हैं, क्योंकि कोई पोल नहीं बनता तो लिहाजा इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है वो वंडर वॉल फोर्सेज होती हैं जो कि वीक होती हैं। इस वजह से ये क्या होते हैं, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। फिर हम बात करें तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सोल्यूशन फॉर्म के अंदर। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों होते हैं वो आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर या कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर किसी किस्म का कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव आयन नहीं बनता, चार्ज नहीं बनता, पोल नहीं बनता, लिहाजा वो सोल्यूशन फॉर्म के अंदर कैसे होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। मींस वो इलेक्ट्रिसिटी को या हीट को कंडक्ट नहीं करवाते। देन हम इस बॉन्ड के बारे में ये कहते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो डायरेक्शनल इन नेचर होता है। मींस दो एटम्स जो कि आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड होते हैं उन्हीं दो एटम्स के दरमियान। इस वजह से हम ये कहते हैं कि इनका बॉन्ड क्या होता है, डायरेक्शनल इन नेचर होता है। और इनके जो रिएक्शंस होते हैं कोवलेंट कंपाउंड्स के, ये स्लोअर होते हैं देन एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। तो इसका बहुत ही एक बेसिक सा कंसेप्ट है, ये आपने समझना है। देखें कोवलेंट कंपाउंड के अंदर मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है कि या तो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग होती है। अब कोवलेंट कंपाउंड के आप जब रिएक्शन पढ़ोगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर तो आप देखोगे कि एक बॉन्ड टूटता है, यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं वो अपना बॉन्ड तोड़ते हैं और वो दूसरे एटम के साथ क्या करते हैं, बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। सो इसमें क्या होता है, पहले बॉन्ड टूटता है फिर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तो एक लंबा स्टेप है। लेकिन आयनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग होती है और नेगेटिव और पॉजिटिव पोल के दरमियान क्या हो जाती है, अट्रैक्शन हो जाती है। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स की जो रिएक्शंस होते हैं वो फास्ट होते हैं। मींस अगर आप किसी आयनिक स्पीशी को रिएक्ट करवाएंगे, जैसे Na पॉजिटिव को Cl नेगेटिव के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये आपके आंख झपकते ही ये रिएक्शन कैरी आउट हो जाएगा और NaCl बन जाएगा। लेकिन यही आप जब किसी कोवलेंट कंपाउंड का रिएक्शन करवाओगे, ठीक है, तो देन फिर जो रिएक्शन होगा वो स्लो होगा। वो स्लो इस वजह से होगा कि उसके अंदर पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होगी और फिर बॉन्ड की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। ये चीज है। और कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में हम ये कहते हैं कि जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं किसके अंदर, पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, जैसे वाटर वगैरह के अंदर सॉल्युबल होते हैं। और जो हम इसकी एग्जांपल के अंदर हम बात करते हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं जी, हमारे पास इसकी एग्जांपल कौन सी आती है पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स की, जैसे HCl आ जाता है, दिस इज द पोलर कोवलेंट कंपाउंड। तो ये वाटर के अंदर क्या होगा, सॉल्युबल होगा। लेकिन जब हम नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं, नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स की, तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर क्या आते हैं, एसीटोन आता है, इसी तरह से बेंजीन आता है, इसी तरह से CCl4 जिसको हम कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं, ये आ जाते हैं। तो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व होते हैं, लाइक डिसॉल्व लाइक वाली बात है। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ये हमारे पास जो है ये लास्ट आपका टॉपिक है इस चैप्टर का, फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मेटल्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें तो मेटल्स के अंदर मैंने आपको बताया था
बताया था जो बॉन्डिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। और इस मेटालिक बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी हम पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी, या जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी। ठीक है, ये आपको मैं बता चुका हूं। इसमें जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड्स होते हैं एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास मेटल है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर क्या होता है, लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। ये वाहिद ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। लेकिन इसके अलावा जितने भी मेटल्स हैं वो रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर से मुराद क्या है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर और 1 atm प्रेशर के ऊपर। तो ये किस फॉर्म के अंदर होते हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं। मेटल्स की बात करें तो ये मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल से मुराद क्या है, मेलिएबल एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल्स की कि इनको हम जो है वो शीट्स के अंदर और फॉइल्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। मींस कोई भी आप मेटल लो तो उससे आप उसकी शीट्स भी बना सकते हो, फॉइल्स भी बना सकते हो। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेलिएबल होना बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप चादरें देखते हो घरों के अंदर जो मेटल्स की, वो मेटल्स की बनी होती है। जो चादरें आप घरों के अंदर छतों के ऊपर भी लगाते हैं लोग, तो वो मेलिएबल प्रॉपर्टी होती है किसकी, मेटल्स की। इसी तरह से मेटल्स के बारे में हम एक और प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि ये डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल से मुराद ये है कि इनको वायर्स के अंदर भी ड्रॉन किया जा सकता है। यहां पर वर्डिंग ये लिखी हुई है कि दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। इससे मुराद ये है कि इनसे वायर्स भी बना सकते हैं। जैसे आप घरों के अंदर जो बिजली की तारें देखते हो, जो एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी लेकर आती है, ठीक है, ट्रांसफार्मर से जब आप घरों तक आती है और घरों से फिर जब आपके जो मेन स्विच होता है वहां से जब आप पूरे घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो जिन वायर्स के थ्रू, उनके अंदर कॉपर मेटल मौजूद होता है। और कॉपर वहां पर 99.99% प्योर मेटल को यूज किया जाता है। अब ये कॉपर जो मेटल होता है इसको वायर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो इस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल को हम क्या बोलते हैं, डक्टाइल होना बोलते हैं। उसके बाद हम मेटल्स के बारे में ये भी कहते हैं कि दीज आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अभी मैंने आपको बताया जैसे ये कॉपर को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने के लिए, तो ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के बहुत ज्यादा गुड कंडक्टर होते हैं। देन हम मेटल्स के बारे में ये कहते हैं ये लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस से मुराद ये है कि ये शाइनी सरफेसेस रखते हैं। कैसी सरफेसेस रखते हैं, शाइनी सरफेसेस रखते हैं, चमकदार सरफेसेस रखते हैं, जिस वजह से हम ये कहते हैं कि मेटल लस्ट्रस होते हैं। और लास्ट पॉइंट हम मेटल्स के बारे में ये कहते हैं कि ये सोनोरस होते हैं। सोनोरस से मुराद ये है कि जैसे ही इनको यानी ये जो जैसे इनको स्ट्रक किया जाता है, जैसे इनको बीट किया जाता है, इनको टैप किया जाता है, तो ये कैसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कभी आप किसी मेटल को या चादर को आप साउंड यानी मार के चेक करो ना, बीट करके चेक करो, आप देखोगे रिंगिंग साउंड जो है वो आपको प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देगी। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस होते हैं, सोनोरस इन नेचर होते हैं। सो ये आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने कंप्लीट जो है 9 क्लास का 4th चैप्टर देखा है, विच इज स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। शायद शुरू के अंदर जब मैंने चैप्टर ये स्टार्ट किया था तो वहां पर मैंने 10 क्लास बोला था, तो ये 10 क्लास नहीं है, 9 क्लास से चैप्टर है। क्योंकि मैं 9th और 10th दोनों के लेक्चर जो है रेगुलर बेसिस पर डाल रहा हूं, तो लिहाजा वो चीज़ मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। बाज़ औक़ात 9 की जगह मैं 10 बोल देता हूँ, 10 की जगह पर 9 बोल देता हूँ। तो आपने यानी कंफ्यूज नहीं होना। तो जिस भी क्लास के आप स्टूडेंट है तो वो आपको पता चल जाएगा ये किस क्लास का चैप्टर है। सो ये हमने 9 क्लास का चैप्टर देखा है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसको हमने कंप्लीट यहाँ इस सिंगल वीडियो के अंदर डिस्कस किया। इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे, वो मैंने कोशिश की कि आपके साथ सिंपल वर्ड्स के अंदर शेयर करूं, आपको समझाने की, सिखाने की कोशिश करूं। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं जिसके अंदर हम 9 क्लास का 5th चैप्टर देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।